उत्तराखंड फिल कर दिया सभी ने? नहीं, बार बार इसलिए कह रहा हूँ, खटीमा सेंटर है, इससे बढ़िया गोल्डन चांस नहीं मिलेगा एग्जाम देने का। भर दिया नहीं या नहीं भरा? फोटो एडिट नहीं कर पा रहे? कोई बात नहीं, वो आपकी समस्या नहीं। मेरा काम है फॉर्म के बारे में। उसमें कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन हाँ कैटेगरी यूज करना है वो नहीं, कैटेगरी जनरल जनरल अनरिजर्व कर दोगे ना, अनरिजर्व कुछ भी नहीं आ रहा है, हो ही नहीं सकता। मैंने फिर कैसे फॉर्म भरा? मेरे में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा? अरे तुम पूरे कैमरे का फोकस ही बिगाड़ के दिया। वहाँ की टाइमिंग रहती है 12:15 12:20। आ जाओ आ जाओ। इसको सेट करिए, कैसे होगा ये वेद प्रकाश जी? अच्छा, इससे ऊपर उठेगा, ये है सिस्टम। हाँ सोच तो रहे हैं भाई, अगर क्वालिटी इंप्रूव हो जाए तो मज़ा आ जाए। वीडियोस कंटेंट तो सुपर हो रहा है। चलो फिर शुरू करें, है ना? चलिए फिर शुरू करते हैं। टाइम भी हो गया है। क्या वो गेट बंद ना करें? लो देखा, इसलिए कोई लाभ नहीं, खुला रहने दो भाई, सफोकेशन, सांस नहीं आएगी बस। पूरा ओपन कर दें, आवाज जाएगी बाहर। चलो चलो पूरा ओपन किए थे बस। बाकी बच्चे आएंगे डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, वरना दरवाजा ओपन करते हैं ऐसे करके जैसे शाहरुख खान हो, ठीक है? और निकलते हैं कमाल खान है, KR खान। पता ना KR खान कौन है? नहीं पता? देशद्रोही पिक्चर नहीं देखी? सच में नहीं पता तुम्हें KR खान कौन है? दिखाऊंगा मैं, यहाँ ला के। चलो शुरू करते हैं, ठीक है? एडिटोरियल कहाँ चलेगा? पहले तो एडिटोरियल चलता है ना अपने यहाँ। चलो भाई शुरू करते हैं, ठीक है? अब एडिटोरियल में मोस्ट इंपॉर्टेंट भी डिस्कस होगा, दिसंबर के करंट अफेयर पे प्राइम फोकस रहेगा, ठीक है? बजा उसको आराम से रख लो, गिरा मत देना, ठीक है? चलो भाई, सबसे पहले तो सबसे पॉपुलर चीज की बात कर लेते हैं। क्या है कच्छ तीबू? किसी को पता है? हाँ बेटा, इस समय एक विवाद देखने को मिल रहा है, कच्छ तीबू, ठीक है? आइलैंड विवाद। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, द्वीप किसे कहते हैं? तो भैया द्वीप उसे कहते हैं चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, पता है ना? ये सारी चीजें आपने पता ही होगी आपको कि प्रायद्वीप जो है वो क्या होता है, या ट्रायंगल आकार वाली जो कीप बनती है, इस तरीके की सारी चीजें तो बेसिक है, आपने पढ़ी होगी। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है भैया, ये जो द्वीप है इसको लेकर के कल एक न्यूज चल रही थी अभी पिछले 2 दिन से कि जमीन का वो कीमती टुकड़ा इंदिरा ने श्रीलंका को दे दिया। तो क्या हकीकत है, वास्तविकता है? चलिए जानते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? याद रखिएगा। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि अभी तक भारत ने अपनी तरफ से कौन सी चीज़ या कुछ दी है, तो याद रखिएगा 1964 के अंदर री बेरुबारी केस हुआ था, जिसके अंदर कौन सा था? जलईपुड़ी थाना संख्या 12 विवाद हुआ था, जिसमें नेहरू नून समझौता 1958 के चलते नेहरू जी नून जी से कहे थे कि बस इतनी सी बात, पश्चिम बंगाल का ये हिस्सा हम तुम्हें दिए देंगे, ये पाकिस्तान में आ रहा है, तुम बाकी हिस्सा रखो आराम से। तो इस पर जब वो इंडिया में लौट के आए थे तो इंडिया की संसद ने विवाद खड़ा कर दिया, क्योंकि इंडिया के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कहीं लिखा ही नहीं है कि हम किसी को संपत्ति दे सकते हैं। आप आर्टिकल 1, 2, 3, 4 वहाँ खुद पढ़ के देखिएगा, वहाँ लिखा है कि आप संपत्ति बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, सीमाओं का विस्तार कर सकते हो, जिला काट करके नया जिला बना सकते हो, लेकिन ये लिखा ही नहीं है संपत्ति देनी। तो भाई नेहरू जी बोले मैं PM होकर इतना मजबूर हूँ, मैं नहीं दे सकता। उन्होंने उठा करके देने का प्रयास करा, तो सुप्रीम कोर्ट ने भैया फिर अंत में क्या करा था ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्या हुआ था री बेरुबारी फैसले में? सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, बाद में उन्होंने संवैधानिक संशोधन करके री बेरुबेरी का जो मसला था ट्रांसफर कर दिया था। खैर चलो वापस आ जाओ बेटा, याद रखना कच्छ तीबू द्वीप की बात कर लेते हैं। अभी हुआ क्या पूरा विवाद समझिएगा
तमिलनाडु के अन्नामलई जी अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, कहां? तमिलनाडु में। राज्य कौन से बात हो रही? तमिलनाडु। और बेटा ये जो द्वीप का विवाद है ये हमेशा तमिलनाडु ही उठाता है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु की अगर आप लोकेशन देखेंगे नक्शे पे तो आपको समझ में आ जाएगा कि तमिलनाडु और श्रीलंका का ये जो मामला है वो बिल्कुल आपस में नजदीकी है। ध्यान देना बहुत अच्छे से एडिटोरियल पे, ठीक है? किसने मुद्दा उठाया है? तमिलनाडु ने। चलो अब बेटा समझिएगा, यहाँ के जो अध्यक्ष हैं अन्नामलई आई दो सब आई दो आ जाओ प्रश्न। बेटा याद रखिएगा, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अन्नामलई जी ने मुद्दा उठाया। असल में हुआ क्या कि जैसे बजहात को आरटीआई लगाना बहुत पसंद है, वैसे अन्नामलई जी ने आरटीआई लगाई। आरटीआई जन सूचना अधिकार के तहत मांगी हुई रिपोर्ट होती है सरकार से कि हमें इस बात का स्पष्टीकरण प्रदान किया जाए। कौन से अनुच्छेद में आती है आरटीआई? आर्टिकल 19(1) का 19(1) ए में आती है। अब सुनिए मजे की बात बेटा, तो इन्होंने आरटीआई जो फाइल करी, इन्होंने सीधा प्रश्न चिन्ह लगाया कि जो भैया कच्छ तीबू द्वीप है ये कांग्रेस सरकार के टाइम में श्रीलंका के पास चला कैसे गया? अब तुम कहोगे कैसे चला गया, तो सुनना जरा ध्यान से। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 1974 में, बेसिकली इंदिरा जी थी भारत के अंदर, ठीक है? तो आए दिन क्या होता रहता था, इस द्वीप को लेकर के विवाद होता था। कभी श्रीलंका कहता था कि भैया हमको दे दो, इंडिया कहता था हमारे सीमा में तो हमारा है। दोनों देशों के मध्य में आए दिन विवाद होता रहता था। तो इस विवाद के निस्तारण के लिए निर्णय ये निकला बेटा कि 1974 में इंदिरा जी ने क्या करा, एक छोटी सी संधि करी और संधि के तहत उठा करके ये कच्छ तीबू द्वीप जो है वो उठा के श्रीलंका को दे दिया। देने का मतलब ये क्लेम करना बंद कर दिया कि अब ये हमारा भी है। लेकिन साथ ही श्रीलंका ने अपना उदार दिल दिखाया और श्रीलंका ने भी एक काम ये करा बेटा, श्रीलंका ने, ध्यान दीजिएगा, ये द्वीप श्रीलंका ने भी ये बोल दिया कि जब भी आपके मछुआरे चाहें तो यहाँ से फिशिंग करने आ सकते हैं, आपके मछुआरे जब भी थक जाएं तो इस द्वीप पर रेस्ट कर सकते हैं। साथ ही एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना, ये सबसे बड़ा मुद्दा बेटा, ये जो है यहाँ पर सेंट एंथनी जी की चर्च है, या सेंट एंथनी जी की, जीसस क्राइस्ट जी की जो भैया जो भी उनके अवतार रहते हैं उनकी चर्च है। और इस चर्च में क्या है कि तमिलनाडु के अंदर कैथोलिक संप्रदाय के लोग रहते हैं। आपको पता है कि क्रिश्चियन में दो होते हैं, मेथोडिस्ट होते हैं, कैथोलिक होते हैं। तो बेटा कैथोलिक संप्रदाय के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर पूजा प्रतिष्ठा करते हैं। यही काम श्रीलंका के लोग भी करते हैं। तो उन दोनों लोगों में पूजा प्रतिष्ठा बनी रहे, ऐसी बात भी श्रीलंका ने एक्सेप्ट कर ली। जरा एक बार इसको पढ़ लेना। सेंट एंथनी की श्राइन एक यूनिक जगह है, वर्शिप मैरीटाइम बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज, कौन सा? इंडिया एंड श्रीलंका। और बेटा ये द्वीप का नाम, ठीक है? तो इस द्वीप पर यथावत जैसे पूजा पाठ करना है वो मेंटेन होने दिया, मछुआरों की बात करें तो मेंटेन होने दिया। लेकिन सर अब ये विवाद निकल के आया क्यों है? क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा तो ऑल इज वेल हो गया। नहीं भैया, ऑल इज वेल नहीं हुआ। विवाद ये हुआ कि अभी श्रीलंका ने इंडिया के कुछ मछुआरे पहुंचे इसी मार्च में, और मछुआरे जैसे ही पहुंचे तो क्या करा, श्रीलंका की नौसेना आई और उसने अरेस्ट कर लिया। भाई ये क्या बात हुई, तुमने क्यों अरेस्ट कर लिया? वैसे भी याद रखना, चाहे इंडिया का बांग्लादेश से विवाद हो, इंडिया का पाकिस्तान से विवाद हो, हमारे आसपास समुद्री जो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनती हैं उनसे हमारा विवाद ही इसी चीज को लेकर होता है कि हमारे मछुआरे तो जाते हैं और मछुआरे जाने के बाद वो उठा लेते हैं, फिर वो इल्जाम लगाते हैं ये जासूस हैं, फिर वो प्रयास करते हैं कि हम भी इनका कोई व्यक्ति पकड़ के अपने पास रखें ताकि ये हमारे कैदी को छोड़े, अदला बदली का प्रयास करते हैं। तो बेटा इंडिया ने श्रीलंका से कहा कि ये क्या ड्रामा है, तो अब श्रीलंका इस पर रिटेलिएट कर गया। श्रीलंका ने कह दिया देखो जो बात हुई थी संधि के अंदर वो इस बात की बात हुई थी कि तुम अपने उपकरण सुखा लो, मछली पकड़ने का जाल, नाव से थक के बैठ गए हो, तुम मछली पकड़ने आए हो, लेकिन ये हमने चीज़ें बिल्कुल भी नहीं कही है कि तुम 100% हमारे द्वीप पर उतरोगे, उतरने के बाद यहाँ पे मछली पकड़ोगे और आराम से चले जाओगे। क्यों? क्योंकि जब द्वीप हमारा है तो मछलियाँ इस क्षेत्र की किसकी हुई? हमारी हुई। तो फिर इंडिया ने कहा लेकिन संधि का क्या हुआ? तो बेटा कौन संधि को मान रहा है बेसिकली, और ये मुद्दा से दोबारा से राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है क्योंकि तमिलनाडु के अन्नामलई जी ने ये उठाया है और तमिलनाडु हमेशा इस चीज़ में विवाद में लाता रहा है। अगर बेसिकली स्टोरी समझना चाहूँ कि अब ये चल क्या रहा है तो ये सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा है। आप समझिए कांग्रेस पार्टी के 1800 करोड़ के नोटिस कांग्रेस पार्टी ने 1974 में दे दिया श्रीलंका के पास में कुछ द्वीप, कांग्रेस पार्टी ने देश बेच खाया। तो ये विपक्ष के प्रति ऐसा आम पार्टियां करती हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे इस पर कोई रोक लग सकती है? नहीं लग सकती। एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना लोकतंत्र के अंदर जनता का भी अधिकार होता है और जनता के नेताओं का भी अधिकार होता है। तो फिलहाल ये हाल फिलहाल सुर्खियों में कौन नहीं भेज रहा? क्यों युद्ध की घोषणा कराना चाह रहे हो आप? संधि हुई है तो
उस संधि में हमने उन्हें दे दिया ना। अब संधि की शर्तों के अंदर वो परिवर्तन ला रहे हैं तो हम मैत्रीपूर्ण संबंध भी तो बना के चलेंगे। अगर हम श्रीलंका के ऊपर अटैक कर देंगे तो इससे अंतर्राष्ट्रीय छवि तो खराब होगी। ऐसा थोड़ी ना होता है कि नागरिक की सुरक्षा का अधिकार तब भी है कि तुम किसी दूसरे बंदरगाह या किसी जगह पे उतर जाओ। हमारी सेना हर समय तैनात ऐसे थोड़ी रहती है कि कोई मछुआरों को ले जा रहा है तो अटैक कर दिया। बिना परमिशन के सेंट्रल गवर्नमेंट की सेना नहीं प्रोटेक्ट कर सकती। ऐसा नहीं कि कहीं फौजी खड़ा है और आपको जो है कोई पिटाई लगा रहा है तो फौजी कह रहे हैं नागरिक पिट रहा है गोली चला दे, उसकी नौकरी चली जाएगी। दे आर बाउंड बाई द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बात समझो, आप समझे बात को। चलो तो बेटा इंडिया के नक्शे पे आपको पता है, ध्यान दे लो, आपस में बातें मत करो, क्या वो भागना हो, कोई बात मार्कर ले लो। चलो बेटा तमिलनाडु और श्रीलंका की बात समझिए, दोनों पास ही पास में, ये देख लीजिएगा तमिलनाडु और श्रीलंका के अंदर दोनों जगहों पे कैथोलिक जो मान्यता वाले लोग हैं क्रिश्चियन, वो इस सेंट एंथनी श्राइन पे जाते रहते थे, ये ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा 1974 के दौरान श्रीलंका के अंदर पीएम कौन थी, भैया श्रीमाहो बंदनाई थी। इनका नाम अगर याद हो पाए तो, ना भी याद हो पाए तो इतना याद तो कम से कम रख लीजिएगा कि श्री मामू उस समय प्राइम मिनिस्टर थी श्रीलंका की। तो दो औरतों ने मिलकर द्वीप का सौदा कर दिया। देख लो औरतों की राजनीति कितनी खतरनाक। हाँ ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना। तो दो औरतों ने मिलकर कुछ द्वीप बेच दिया, उसके बाद मछुआरे लड़ रहे हैं। तो जरा देख लें कि आपके घर में पड़ोस से लड़ाई हो रही है तो कौन लीड कर रहा है। चलो खैर वापस आ जाओ यहाँ पर। ये चीज और देख लीजिएगा बेटा कि इंडिया से इस द्वीप की दूरी जो है मात्र 33 किलोमीटर है, जबकि श्रीलंका से इस द्वीप की अगर दूरी की बात करें तो 62 किलोमीटर है। ठीक है, आसपास की लोकेशन याद रखना कि ये पार्क स्ट्रीट के पास में है, रामेश्वरम से लगा हुआ है, कहाँ से क्या है थोड़ा बहुत लोकेशन याद रखना। ठीक है, अगर लोकेशन भूले तो हो गया काम। चलो अब ये लो भाई, एक और बहुत बढ़िया चीज, जीएसटी कार्रवाई सरकार के लिए बहुत आसान हो चुकी है। क्यों बेटा, सरकार ने जीएसटी कार्रवाई के अंदर एक परिवर्तन कर दिया है। पहले ये होता था कि जीएसटी के अंदर जोनल कमिश्नर होते थे, जैसे जीएसटी ने क्या कर रखा है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या कुछ राज्यों को मिला के एक जोन बना दिया और इस जोन के अंदर अधिकारी बना दिए जिसमें डिप्टी ऑफिसर होते हैं, असिस्टेंट ऑफिसर होते हैं, चीफ ऑफिसर होते हैं। अब जब भी जीएसटी के किसी भी व्यक्ति को, अधिकारी को छापा मारना होता है तो वो जोनल ऑफिस से अपने कर्मचारी को भेजते हैं। ठीक है, जैसे इनकम टैक्स की रेट बढ़ती ऐसे इनकम टैक्स कार्यालय से अधिकारी आएगा, आपके यहाँ चेक करना शुरू कर देगा। सेम जीएसटी भी जाता है रेड पर। तो बेटा ध्यान से समझना, परिवर्तन ये हो गया है जो कि बड़ा दुखद है कि अगर जीएसटी के किसी अधिकारी को किसी भी व्यक्ति के यहाँ रेड डालने जाना है और अगर तीन चीजें हैं, पहली बात तो वो भारत का बड़ा उद्यमी हो, राष्ट्रीय महत्व की बात हो, या वो ऐसा घराना हो जो बहुत खानदानी अमीर चला आ रहा है, तो उसे डायरेक्ट रेड मारने की अनुमति नहीं है। अब उसे अपने चीफ से परमिशन लेनी होगी। ठीक है बात, समझे बात को, मेरी बात समझिएगा कि पहले ये था कि जीएसटी की मान के चलो किसी भी व्यापारी के ऊपर छापा डालने जाते थे। पहले सिंपल सी चीज है और ये नियम आज भी है कि पुलिस को आपके यहाँ छापा मारना है तो पुलिस वारंट लेके आ जाएगी। लेकिन अब सोचो जरा सा कि इन्होंने 3-4 चीजें रिजर्व कर दी। पहला, बड़े औद्योगिक घराने यानी बड़े इंडस्ट्रियल फैमिली। अगर मैं इसे आसान करूं तो फिर आप समझते हैं कि भारत के अंदर बड़े उद्योगपति कौन, अडानी अंबानी जैसे लोग। ठीक है, और हुआ भी यही है कि अभी अडानी पे जीएसटी ने कई बार बीते वर्षों में, बीते माह में छापे भी मारे। बंद कर दो। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, नहीं कोई नहीं, ऐसी रहने। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, इन्होंने ये बताया है कि राष्ट्रीय महत्व के मामले एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी जिसका भारत से बाहर होल्डिंग हो 3-4 देशों के अंदर, या फिर बड़े औद्योगिक घराने। लेकिन पता है समस्या क्या है, ये किसी किताब में लिखा ही नहीं है कि बड़ा औद्योगिक घराना कौन सा है, एमएनसी कौन सी है, राष्ट्रीय महत्व कौन सा है। भाई राष्ट्रीय महत्व तो अभ्युदय भी है। भाई तुम लोग कल को डीएम बनोगे, एसडीएम बनोगे तो तुम क्या भाई पब्लिक इंपॉर्टेंस नहीं हो, नेशनल इंपॉर्टेंस नहीं हो, तो इस बात को कहीं तय नहीं करा गया है। अब इसमें ये बोल दिया गया है कि जोनल चीफ कमिश्नर की अनुमति बिना लिए आप रेड नहीं मार सकते हो। इसमें एक बात समझना, मान लो मेरे बहुत अच्छे टर्म्स हैं और मैं इस समय सत्ताधारी पार्टी में हूँ और मेरे घर जीएसटी की रेड होने वाली है, तो चीफ कमिश्नर जो है वो मेरे पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर की वजह से मैंने उत्तर प्रदेश में बनवा रखा है, तो वो तो मुझे फोन कर ही देगा ना, बाबूजी सामान ठिकाने लगा दो। वो 2 दिन के लिए हमने रोक दिया कि जरा स्पष्टीकरण दो क्यों तुम अभिषेक मिश्रा जी के यहाँ पे रेड मारना चाह रहे हो। तो ये चीज समझिए, ये मैनिपुलेट हाईजैक करना है सिस्टम। भाई जीएसटी अगर निष्पक्ष रहेगा तभी तो, जबकि ऐसी कोई रोक जो है वो छोटे औद्योगिक या छोटे दुकानदारों के लिए नहीं लगाई है। अगर फैजान के अगर रेट डालनी है तो फैजान के अगर जीएसटी के अधिकारी जाएंगे रेट डाल देंगे।
लेकिन अगर उन्हें किसी बड़े अधिकारी के यहाँ रेट डालनी है या पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ पर जाना है या किसी ऐसे घराने में जाना है जो औद्योगिक रूप से बहुत सक्षम हो, तो उन्हें बताना पड़ेगा चीफ कमिश्नर। तो ये समझ लीजिए। इससे बेटा दो चीज़ें निकल के आई हैं। सबसे पहली बात तो ये अमीरी गरीबी के बीच में जोन बट गया है, राष्ट्रीय महत्व की क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ये समस्या आ गई। चलो, जीएसटी मैंने आपको बताया था भारत में कब लागू हुई थी, 1 जुलाई 2000, 101वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा बेटा, ठीक है। जीएसटी का प्रभाव किस अनुच्छेद पे पड़ा, और भी आर्टिकल्स हैं, 279 इसलिए लिखा है क्योंकि इसके तहत जीएसटी परिषद का गठन होता है। याद रखिएगा, जीएसटी संवैधानिक निकाय है कि गैर संवैधानिक, बताओ भाई क्या है, जीएसटी संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक? जो संवैधानिक बोल रहे हैं हाथ खड़ा करें। वेरी गुड। 101वां संवैधानिक संशोधन करके संविधान में जोड़ा गया, तो संवैधानिक नहीं हुआ। नीति आयोग कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया, किसी से नहीं, क्योंकि वो गैर संवैधानिक है। संविधान के अंदर आर्टिकल में जो चीज लिख गई वो संवैधानिक हो गई। अब याद रहेगा जीवन पर कौन कौन सा बनने वाला? हाँ, ये बात तो सही है। तुम खैर पढ़े लिखे तो हो, लेकिन यही है कि बुद्धि गलत जगह डाइवर्ट कर देते हो, ठीक है। जल समस्या देखने जाते हैं, फिर मछली से बात करने लगते हैं। तुम यहाँ रह कब से रही, यही कमी है बाजार में, लेकिन नॉलेजेबल आदमी। चलो बेटा देखना, जल संकट पे कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये, दक्षिण भारत के अंदर वाटर का एक लेवल होता है। आपको ये पता होना चाहिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश जाना जाता है आर्टिसंस बेल के बारे में। जानते हो आर्टिसन बेल क्या होते हैं? सिर्फ ये उत्तर प्रदेश की खासियत है कि भैया यहाँ पर कुछ फीट गड्ढा खोदो और पानी ले लो, अब वो भी शुद्ध साफ जल ले लो। जबकि सरकारी नल जो है वो 200-250 फीट, आई थिंक, क्यों कृष्णपाल, 200-250 फीट तक सरकारी नल बोरिंग करता है, 200 फीट तो करता ही करता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अपने उत्तर प्रदेश को आर्टिसंस वेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि भैया ये गंगा ये जो भी है वो द्वाब, आपको पता है ना कि सारी जितने भी पर्वत पहाड़ हैं उनसे जो रेत आई है वेदरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से, यहाँ पे सारा जो भी अवसाद आया है, उस अवसाद की वजह से हम लोग आज उसी पे बैठे हुए हैं। तो इस अवसाद के नीचे निकलेगा तो जल ही, और इसमें खनिज भी बहुत ज़्यादा है। तो अपने उत्तर प्रदेश में इसलिए कृषि प्रमुख है क्योंकि भैया यहाँ की मिट्टी, मिट्टी में सोना। अब ये नहीं कि तुम मिट्टी उठा के हाथ में कर लो भैया जमा कर लो 2000 रुपये दे दो, तो ऐसा भी नहीं होगा। समझिए, किसान के लिए मिट्टी सोना ही होती है। तो बेटा ये समझिएगा कि दक्षिण भारत का हाल बहुत बुरा हो गया है। दक्षिण भारत में स्थिति ये हो चुकी है कि वाटर का लेवल 1/4 से नीचे हो गया। 100 में से 25% जल, अगर वाटर लेवल की भी बात करें वो भी नहीं बचा, 23% रह गया है। यहाँ तक कि अभी बीते दिनों में खबरें आई थी, आप समझिए कि दक्षिण भारत के अंदर कर्नाटक के मुख्यमंत्री के घर पे पानी नहीं आया कई घंटे, वाटर लेवल ही नहीं था। कहाँ से लाओगे पानी तुम? तो बड़ा परेशान हुए बड़े बड़े उद्योगपति, बड़ी बड़ी कॉलोनियों में। कर्नाटक तो आपको पता है कि टेक कैपिटल बोला जाता है, सिलिकॉन वैली बोला जाता है, ठीक है, बेंगलुरु की बात कर रहे हैं। तो ऐसी जगह पर पानी की स्थिति का ये दुर्भाग्य हो गया। तो खैर इस आर्टिकल का सीधा मतलब ये है, आप जान लीजिए कि द हिंदू ने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है। 2024 में चुनाव है, ज़्यादातर लोग घर के बाहर होंगे, गर्मी हर वर्ष बढ़ रही है, तो इस समय आउटडोर वाटर वेस्टेज ज़्यादा होगी। नहीं समझे? कम से कम कई करोड़ भारतीय इस समय चुनाव की रैली में उलझे हैं, चुनाव की वजह से बाहर हैं, और ऐसे में चिलचिलाती धूप। तो द हिंदू ने जो आर्टिकल दिया है, आ जाइए, द हिंदू आर्टिकल का सीधा महत्व है, सीधा बताने का, सब देख लो मिलवा दें। आई है वो बेचारी, ये नहीं फोकस करें इधर, ये नहीं फोकस देखा थोड़ी आज से पहले पहले। बेटा एक फोटो अपना यहाँ लगाना बहुत बड़ा सा, ठीक है। अब विदय कोचिंग प्रचार, फ्यूचर ग्रुप वाले यही करते हैं, इन्वर्टीज वाले यही करते हैं, सब देख रहे हैं। पीछे वाले दोनों सुधर जाओ, इधर आजा फोकस करके, IAS PCS बन जाओ। अब मानोगे तो नहीं, हम कहाँ जेके रहती। चलो बेटा याद रखना, आउटडोर एक्टिविटीज ऐसे में बढ़ने वाली है। ये भी साइंटिस्टों का दावा है कि 2026 तक गर्मी प्रतिवर्ष बढ़ेगी। 2022 से ज्यादा गर्मी 23 में, 23 से ज्यादा 24 में, 26 तक गर्मी का स्तर ऐसे ही करके बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये सबसे बड़ी चिंता की बात है कि 2024 में चुनाव है लोकसभा के, 18वीं के। अब जितने लोग बाहर जाएंगे वो भैया नल पानी समस्याओं से ग्रस्त होंगे ही। तो ऐसे में द हिंदू एक ध्यान लाना चाहता है कि इस बार मानसून भी प्रभावित है। एल नीनो की वजह से इस बार जो है मानसून पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा। अब ला नीनो एल नीनो क्या होते हैं, इसको चाइल्ड का भैया बेटा कहते हैं, किसको अभिशाप कहते हैं, या आपने जरूर ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। ये बताना मेरा काम नहीं कि एल नीनो ला नीनो क्या हो, बिल्कुल ही बताऊंगा। मानसून आया था पिछली बार, हाँ वो तो आएगा भैया, लगातार आएगा एल नीनो। कम से कम 2016 के बाद से एल नीनो प्रभाव डाल रहा है। अरे प्रभाव पड़ेगा। हालांकि अब की बार भी इसका कहना ठीक है कि ज्यादा मानसून होने के चांस है इस बार भी,
खैर अब देखते हैं कि नहीं पड़ता है, लेकिन साइंटिस्टों ने तो कह दिया कि एल नीनो की वजह से वाटर संकट या मानसून प्रभावित होगा, और साइंटिस्टों की बात ज़्यादातर गलत भी निकल जाती है तो कभी बिल्कुल सही भी निकल जाती है। चलो फिलहाल मेन बात ये ध्यान रखिएगा कि आउटडोर एक्टिविटी बढ़ने की वजह से करोड़ों लोग बाहर होंगे तो पानी का वेस्टेज ज़्यादा होगा चुनाव के दौरान। तो कुल मिला के द हिंदू ये कहना चाह रहा है कि चुनाव बंद करो, पानी रोको व्यवस्था, ठीक है। चलो खैर वापस आ जाओ। और इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि तुम्हारे गांव में, तुम्हारा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में यानी पीलीभीत के अंदर या राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर पर क्या पानी की समस्या से निपटने के लिए किसी भी प्रकार का कोई बनाया है पॉलिसी? कुछ नहीं, कुछ, ठीक है। हमारे पास में अलग से जल विभाग बना के खड़ा कर दिया, गजेंद्र सिंह जी बना भी दिए उसके मंत्री, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल 2024 के जल संकट से निपटने के लिए कोई पॉलिसी गवर्नमेंट के पास, राज्य के पास, गाँव के पास नहीं। ये ध्यान रखना। इस मामले में केरला ने अच्छा काम करा था। केरला ने अपने यहाँ कंपलसरी कर दिया था रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, उनके यहाँ लॉ है इसमें, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं पता, एनसीईआरटी पढ़ो। हाँ तमिलनाडु ने भी करा। दक्षिण भारत में तो करना मजबूरी है ना, जल का स्तर देख ही रहे हो, 1/4 यानी 25% से भी नीचे चला गया। चलो क्या चीज? हाँ हाँ बताइए बताइए। भारत के विभिन्न महानगरों में जल देखा गया, इसके प्रमुख कारण क्या है? जल संकट के कारण आपको पूछ रहे हैं, इसके आर्थिक प्रभाव क्या है? जल संकट के आर्थिक तो प्रभाव निश्चित है। आर्थिक प्रभाव देखो आर्थिक अगर प्रभाव की बात करें तो आपको ये पता होगा कि कृष्णपाल ने 1991 जो पढ़ाया था उसमें एक वर्ड यूज करा था, ब्लू इकोनॉमी की बात करी थी, उसी पे आना चाह रहे हैं। अच्छा अब ये बताइए कि अगर जल संकट आ जाएगा तो सबसे पहले तो एक्वेटिक सिस्टम पे प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, हो जाएगा। और आप ये बताइए कि जितने भी ट्रेड होते हैं कार्गो शिप्स के माध्यम से, उस पर भी क्या प्रभाव पड़ना संभव है? बताइए क्या लगता है, कृष्णपाल पड़ेगा कार्गो पे? चलो भैया मेरा मानना है कि एक्वेटिक मैराइन सिस्टम पे फर्क पड़ेगा बस, इससे ज्यादा। अब आप बताइए, कुछ एक्स्ट्रा पता चले, है ना? हाँ हाँ बताइए। हाँ आपने आर्थिक वाला पूछा तो फिर आर्थिक में तो मैराइन नहीं आ रहा है। अब बताइए कुछ। अच्छा अरे नहीं, कृष्णपाल जी जो पूछना चाह रहे थे वो ब्लू, मुझे याद है सारी चीजें। और पूछना चाह रहा था कि हाल ही में जो महानगरों में संकट उत्पन्न हो रहा है, इसकी वजह से आर्थिक प्रभाव क्या होगा? आर्थिक प्रभाव बिल्कुल सही, और आर्थिक प्रभाव तो होगा। साथ में आपको मैंने एक चीज और पढ़ाई थी आर्टिकल में कि ये भी देखा जा रहा है कि जितने भी इस तरीके के ओशियन से इनके ऊपर गर्म हवाएं ज्यादा चलने लगी हैं, कितने आर्टिकल में कवर किया था। चलो लेकिन इस पर अगर आप कहो तो मैं मॉडल आंसर अलग से लिख के आपको दिखा दूंगा, ठीक रहेगा? बढ़िया भी रहेगा। चलो बेटा आ जाओ यहाँ पे ध्यान दो। अब एक और नई चीज देखिएगा, इजराइल में जनता का विरोध शुरू हो गया है। अगर तुम्हें कहीं से भी ये लग रहा है कि इजराइल जिसका इस समय युद्ध चल रहा है किससे, आपको पता है कि भैया गाजा पट्टी पे हमास द्वारा 5000 मिसाइलें दागी गई, पहले इजराइल पे, उसके बाद इजराइल ने रिटेलिएट कर दिया। अब समस्या ये हो रही है कि इजराइल के अंदर जनता को आ गया गुस्सा। क्यों? अगर मान के चलो फैजान की और जावेद की लड़ाई हो जाए, ठीक है, मतलब वो नहीं करा दे रहे ऐसे, तो जावेद ने कही बाहर मिलियो, फैजान ने कही तुम भी बाहर मिलियो, और पहले जावेद ने कही तो पूरी क्लास जो है पहले फैजान को सपोर्ट कर रहे थे कि भाई फैजान से जावेद ने कैसे कह दी, फैजान भाई अच्छा आदमी है, और जावेद ने धमकी पहले दी तो जावेद को जवाब तो मिलना चाहिए। थोड़े समय के बाद जब इनके युद्ध में कुछ भी नहीं हुआ, इन्होंने कह दिया कि भैया बाहर मिलो क्लास के, खुद भी चले गए। इन्होंने कह दिया पीलीभीत के किसी चौराहे मिल लियो, खुद नवाबगंज चले गए। तो जब इस तरीके की घटनाएं नहीं हो पाती हैं तो बेटा लोकतंत्र जो है वहाँ का, वो उसे भी गुस्सा आ जाता है। अब यही हो रहा है इजराइल के अंदर। इजराइल में जो लोग हैं उनका हो गया दिमाग खराब, वो ये कह रहे हैं कि भैया ऐसा है, तुमने शुरू तो आवेग में आके करा और शुरू करना उचित भी था, लेकिन अब कुल मिलाकर के सीज फायर की मांग कर रहा है। और मामला क्यों है? क्योंकि संसद के बाहर इतना बड़ा जन विद्रोह देखने का मौका आज तक नहीं मिला जितना बड़ा जन विद्रोह हुआ है जाकर के इजराइल में। तो ये खबर आ रही है। और दूसरी एक चीज और याद रखिएगा कि यहाँ पर बेंजामिन नेतान्याहू जो है, ठीक है, वो 9वीं बार बने थे। क्या बने थे भैया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। इनको हटाने की मांग भी चल रही है और लोगों का कहना है कि ये क्यों टिके पड़े हैं, क्योंकि इनके कार्यकाल में 2 साल और बचे। लोग कह रहे हैं ये टिके इसीलिए पड़े हैं क्योंकि इजराइल और गाजा वाला मामला चल रहा है। जिस दिन इजराइल और गाजा का मामला पे युद्ध विराम लगा नहीं, इनकी सरकार तख्ता पलट हुई नहीं, क्योंकि ये भी तानाशाहों में गिने जाते हैं। अब देख लो तुम कहते हो मोदी जी एक बार और ना बन जाए, योगी जी को ले आए, अगला 9 बार बना हुआ है, तब तुम क्या कर रहे हो? और ये तो छोड़ो, पुतिन साहब तो 2000 से लेके टिके ही पड़े हैं 2024 तक। फिलहाल मैंने एक चीज नोटिस करी है, इन लोगों का कहीं ना कहीं डिफेंस फोर्सेस से लिंक जरूर है। अगर इनके बारे में करो, बेंजामिन नेतान्याहू के बारे में, तो बेटा ये देखो इन्होंने भी इजराइल की डिफेंस फोर्स को सर्व करा है। और लेकिन ये ऐसे वैसे आदमी नहीं है, वर्ल्ड की सबसे अच्छी साइंस और टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी है। इसका नाम जरा पढ़ के दिखाओ, सबसे कठिन काम तो ये लो।
मैंने गूगल पे जाके स्पीकर दबा के सुना है जब वो बोलती है लड़की उस बालिया बस क्या है वैसा वाला। नहीं नाम पढ़ के सुनाइए आप, आपकी अंग्रेजी जांचने का पूर्ण रूप से ठीक है। वो कह रहे मौसा तो बेटा जिस यूनिवर्सिटी का हम नाम नहीं ले पा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी से अगला जो है वो डिग्री लेके निकला है बीई की, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की, समझ रहे हो। और इस यूनिवर्सिटी का सबसे ज्यादा योगदान है, अब की नहीं यूनिवर्सिटी 1861 की यूनिवर्सिटी है ये, बड़ा फेमस। तो भैया ये पढ़ लिख के अपना करियर बना सकते थे, पर इन्हें बनना था 9वीं बार प्रधानमंत्री। खैर है नाम देखो भैया, तुम लोग गूगल से पढ़ना, मेरे बस की नहीं है, कुछ और निकल जाएगा, वीडियो चल रही है ठीक है। मैं भी नहीं बोल पाता हूँ, मैंने गूगल से 3 से 4 बार सुना, उसके बाद मैंने हटाओ बच्चों को पढ़वा दूंगा मैं, तो प्रोजेक्टर लगा हुआ है, मुझसे भी नहीं नाम लिया जाता। कई ऐसे वर्ड हैं जो नहीं बोले जाते हैं, उनमें से एक ये है, मेरे लिए तो है ठीक है। कल बेटा हम लोगों ने नरेगा पे बात करी थी ठीक है, वो हरियाणा वाला प्रश्न भी मैं ले आया, उसका हरियाणा ही है। हरियाणा में 374 रुपये मैक्सिमम हो गया, सबसे अधिकतम, हाँ सबसे अधिकतम दर ठीक। अब बताइए, अरे गजब, अरे वाह, ये तो आपने अच्छी बात बताई, नई बात बताई। तो बच्चों से इंटरेक्शन से नई बात पता चलती है, आईआईटी वालों ने इसकी इंसल्ट ही कर दी। वाह यार, ये तो कमाल की बात। नहीं आईआईटी तो है, वन ऑफ द टॉप लीडिंग इंस्टीट्यूट है। भारत में कितने आईआईटी है टोटल? 23 आईआईटी। ऐसी कौन सी आईआईटी है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांच जो है वो जमाइका में बना दी गई, अफ्रीका में, अभी हाल ही में हुआ है, ये करंट अफेयर, जमाइका तक लिखा आईआईटी मद्रास, ये ध्यान रखना ठीक है। चलो जब आईआईटी पर रैंडम बात आ गई तो थोड़ा बता दिया मैंने। बेटा याद रखिएगा, नरेगा की बात कर लेते हैं। तो नरेगा के अंदर द हिंदू पे एक आर्टिकल है, बहुत शॉर्ट आर्टिकल है, क्या नरेगा का लाभ व्यक्ति तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? क्योंकि 30 से यानी 35% के बीच तो जो मजदूर हैं उनके पास में इंटरनेट की सुविधा नहीं है, आधार कार्ड पे प्रिंट नहीं ले रहा है, किसी का आईरिस स्कैन नहीं हो रहा है। इस वजह से आधे से ज्यादा, ये करीब 35% के आसपास मजदूर को तो पता ही नहीं है कि भैया ये नरेगा में डायरेक्ट अकाउंट बेनिफिट ले तो ले कैसे, पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात इन्होंने ये दी है कि अगर फिंगरप्रिंट और ये सारी चीजें प्रॉब्लम है तो ये सेकेंडरी है। नरेगा का शुरू करने का प्राइम फोकस था मजदूरों को तनख्वाह देना, मजदूरों को पे देना। जब उससे ही सरकार भटक गई है तो ये योजना तो सबसे बड़ा फेलियर है। तो द हिंदू के इसे मना कर दी, पूरा नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से तो आर्टिकल आया। हाँ, लेकिन क्या ये योजना बंद होगी? योजना कभी बंद नहीं होगी, ये ध्यान रखना। 40,100 करोड़ रुपया सबसे ज्यादा बजट के अंदर इसके तहत में आया था। चलो अब ध्यान देना, ध्यान नरेगा के बारे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एडिटोरियल के अंदर सिर्फ एक ही प्रश्न है कि अगर ये योजना जो है वो मजदूर सेंट्रिक है तो भैया इस योजना के बारे में सरकार क्या कर रही है, लेकिन साथ में इसकी इच्छाइयां भी बताएंगे। वो ऐसे कि जब कोविड आया था, कोविड-19, तो सबसे ज्यादा फायदा मजदूरों को इसी योजना ने दिया था, वो मरी से बचाया था, साथ ही में रोजगार भी दिया था। तो तुम्हारे पास में अगर इस क्वेश्चन का कॉमन आंसर हो तो वो दोनों पहलू लिखना कि ये योजना तो होनी चाहिए लेकिन ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बढ़नी चाहिए। तो याद रखना, इंडिया में नो इंटरनेट की प्रॉब्लम तो जानते ही। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में चले जाओ जहाँ ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो फोन पे कह देता है अरे नेटवर्क बिजी, नो नेटवर्क, ऐसी समस्याएं तो इंडिया में रहती हैं। चलो भाई इस पे आ जाओ, केरल और वित्त। अभी केरल के साथ में सेंट्रल का विवाद चल रहा है। ऐसा होता है, आपको मैंने अभी बताया था कि हमारा जो राजकोषीय खर्च, मतलब राजकोषीय जो फंड होता है जो सरकार को खत्म करना ही करना होता है, वो 11 लाख करोड़ रुपए जो है वहां तक पहुंच गए, जबकि 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास में खर्च करना था। मैंने बताया था आपको 2 तरीके के एक्सपेंडिचर होते ही होते हैं, कल बताया था आपको, एक रेवेन्यू होता है, एक कैपिटल होता है, ठीक है। तो बेटा ये दोनों तरीके के जो व्यय होते हैं, एक में लायबिलिटी जो है ना वो कम होती है ना ही फिक्स एसेट बढ़ता है, एक में लायबिलिटी भी कम होती है और फिक्स एसेट भी बढ़ता है। खैर अभी इस पे आ जाओ। हुआ ये है कि केरल और सेंट्रल के बीच में राज्यों को जो टैक्स होता है वो डिवाइड करने का काम होता है फाइनेंस कमीशन का, वित्त आयोग का, आर्टिकल 280 के तहत। बेटा वित्त आयोग जो है उसमें एक चेयरपर्सन और 4 लोग होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। इसका जो मेन चेयरपर्सन होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। क्या ये संवैधानिक निकाय है? हाँ, क्योंकि इसका कौन से अनुच्छेद में जिक्र है? आर्टिकल 280 के अंदर। अब समझिएगा, अभी 16वां वित्तीय आयोग गठित हो गया है। उस 16वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? वेरी गुड। ये नीति आयोग के इससे पहले कौन थे भैया? तो ये नीति आयोग के वाइस चांसलर या वाइस चेयरपर्सन। अब मजे की बात सुनिए, हुआ यह है कि केरला ने सेंटर के खिलाफ एक मुहिम चलाई।
वो ये कह रहा है कि जब 14वां वित्त आयोग बना था तब तुमसे मुझे जो मिल रहा था वो 2.5% था। 15वां जो वित्त आयोग था उसने 1.925% कर दिया। आखिर हमारे लिए जो केंद्र और राज्य के बीच में वित्त का बंटवारा होता है वो कम क्यों होता जा रहा है? पहले 2.5% था, अब 1.9% हो गया, अब आगे चल के तो तुम और कम कर लोगे। तो खैर, इसके लिए 15वें वित्त आयोग ने कुछ मानक तय किए थे। मानक का मतलब कि किसी राज्य को या केंद्र से अलग अलग जो व्यवस्था बनाई जाएगी कि कितना धन देना है, उस धन को देने के मानक थे, जिसमें से पॉपुलेशन भी, यानी अगर किसी राज्य की जनसंख्या ठीक ठाक है तो उसको 15%, एरिया के हिसाब से, डिफरेंस इन पे, लोगों की सैलरी के हिसाब से। अब मेरा मेन बताने का मकसद समझिए, दक्षिण भारत में पॉलिसी चली कि हम अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करके रखें। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों का पालन करते हुए अपनी जनसंख्या को कम कर लिया। बाद में उनके साथ मजाक ये हो गया कि उनकी जनसंख्या कम है, इस बात के चलते 2.5 से 1.9% पे ले आए। तो ये तो मजाक हो गया ना कि पहले तुम यूपी वालों से कह दो कि जनसंख्या अपनी नियंत्रण कर लो, बाद में तुम कहो कि जनसंख्या तुम्हारी कम है तो हम तुम्हें जो पैसा है वो कम दे रहे हैं। तो यूपी वाले तो कहते हैं अरे भैया हम तो जनसंख्या वृद्धि करने को तैयारी थे, तुम्हारी वजह से भले के लिए एक तो हमने कम कर ली, अब तुम कह रहे हो तुम्हें पैसा भी कम देंगे। तो बेटा ये मजाक हो गया है किसके साथ में? केरल के साथ में, याद रखिएगा। बस यही आज के कुछ टॉपिक थे चुनिंदा। चलो बाकी चीजों पे आ जाते हैं। लो भाई, तुम्हारे फेवरेट और सबकी फेवरेट प्रश्न। चलो भाई इसका उत्तर दो। हाँ, इसके बाद दिसंबर के करंट अफेयर पे आते हैं। निम्न में से किसने मियामी ओपन, पहली बात तो ये बताओ मियामी नाम का जो भैया ये शहर है ये कहाँ है, किस कॉन्टिनेंट पे है? वेरी गुड। फ्लोरिडा कहाँ पर है? यूएसए। ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया सनी, वेरी गुड। और वो भी नॉर्थ अमेरिका तक ही जा चुके हैं, शाबाश बेटा। यहाँ पर मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ है जिसके अंदर खिताब पाने वाले एक तो है भैया ऑस्ट्रेलियाई और एक है भारतीय। कौन है वो दोनों लोगों की युगल, यानी दो लोगों की जोड़ी कौन सी, जरा बताइए। वेरी गुड, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन। बेटा ध्यान रखिएगा, इन्होंने ना कि सिर्फ यही इसी में जीत हासिल करी है, अभी बीच में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में भी जीत हासिल करी है। तो इन्होंने दोनों जीत लिए। इनकी जोड़ी इतनी अच्छी हुई है कि रोहन बोपन्ना जी ने और हमारे मैथ्यू जी ये रहे दोनों, जरा इनको देख लो बेटा। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू, एक ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी तो एक इंडिया का खिलाड़ी, दोनों ने मिलकर मियामी भी जीत लिया और ऑस्ट्रेलियाई ओपन भी जीत लिया। तो इनकी जोड़ी काफी कमाल ढा रही है। अब आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि सर ये मियामी वाला जो है ये क्या है? तो बेटा ये खेला गया है जिसके अंतर्गत, वो जरा देख लेना, इसे बोलते हैं एटीपी टूर्नामेंट। और 1985 के अंदर एटीपी टूर्नामेंट्स का गठन हुआ था। अभी वाला ये जो हुआ है ये फ्लोरिडा के अंदर हुआ है। फ्लोरिडा कहाँ है? अमेरिका, जैसा अभी सनी ने बताया। ठीक है, कौन से कोर्ट पे खेला गया? हार्ड कोर्ट। अच्छा आपको ये तो पता होगा ना कि टेनिस जो है वो 4 तरीके के कोर्ट पे खेला जाता है। मड वाला होता है, पता है ना? टेबल टेनिस के 4 कोर्ट है, नहीं पता? चलो मैं बता दूं टेबल टेनिस के बारे में विशेष तरीके से, कौन से माह के अंदर किस कोर्ट पे खेला जाता है, इसके लिए महीना डिसाइड होता है और कोर्ट डिसाइड होता है, ये ध्यान रखना। चलो वो आपके लिए आसान हो जाएगा, मैं बताता हूँ। इसका उत्तर याद रखना, इसका उत्तर है ए, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन। चलो भाई ये भी देख लो जरा सा फ्लोरिडा के बारे में। ठीक है, फ्लोरिडा जो है वो कनेक्टिंग लिंक भी बनाता है किसके बीच में? अटलांटिक ओशन और मैक्सिको की खाड़ी, यानी गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये भी ध्यान रखना मैप पे। चलो बताओ, कल जेम पोर्टल पे भी चर्चा करी। हाँ, चर्चित गवर्नमेंट का ई मार्केट पोर्टल की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? मैं इसके बारे में बता भी दूं, जेम पोर्टल के बारे में। हाँ, कब करी गई थी? ये जैम पोर्टल है क्या बेटा? तो जान लो। ठीक है, जैम पोर्टल का मतलब ये है कि अगर अभ्युदय को ये मार्कर भी खरीदना है तो बेटा ये मार्कर के लिए उसे मार्केट जाने की आवश्यकता नहीं है, वो जाएगी एक ऐप पे और उस ऐप का नाम है ये गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। बेटा इस मार्केट पर जाने, गवर्नमेंट ई मार्केट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, यहाँ पे जाने के बाद में अभिषेक बेच रहे होंगे मार्कर 10 रुपए में, 11 रुपए में बेच रहे होंगे कृष्णपाल और 25 रुपए में बेच रहे होंगे शिवांशी। तो इसमें से जाहिर सी बात है गवर्नमेंट कितने वाला खरीदेगा, सबको पता ही है, हंसो मत। ठीक है, क्या मतलब तुम्हारा गवर्नमेंट इस पे खरीदेगी? ये वाला खरीदेगी गवर्नमेंट।
तो बेटा इससे गवर्नमेंट को एक मौका मिल जाता है कि जो सबसे कम रेट में हमारे लिए इस इलेक्ट्रॉनिक स्थान पर बिडिंग करता है, बिडिंग का मतलब निविदा, ठीक है भाई, निविदा मतलब टेंडर होता है, बिडिंग का मतलब यही होता है बोली लगाना। तो जब बोली लगाई जाएगी तो इससे सरकार को सीधा लाभ पहुंचता है, समझ गए? तो यहाँ से सरकार परचेस करना शुरू कर रही। ये जैम पोर्टल कब शुरू कर दिया था? तो ये जैम पोर्टल शुरू कर दिया था 2016 में। अब तक इससे 4 लाख करोड़ का सामान सरकार खरीद चुकी। ये चौंकने वाली बात है। रजिस्ट्रेशन आपके पास जीएसटी होना चाहिए रजिस्टर्ड। आप इसकी वेबसाइट पे जाएं, अपना पूरा पक्का एड्रेस, अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन डालें और शुरू हो जाए सामान बेचना। हाँ हाँ हाँ, आपके पास जीएसटी है तो हैप्पी बर्थडे टू जैम पोर्टल, ठीक है। लीजिए इसके बारे में और डिटेल नोट कर लीजिए, आपके लिए और अच्छी डिटेल है। बेटा याद रखिएगा, जैम पोर्टल जो रेगुलेट होता है, मेरी बात समझ लीजिएगा, जैम पोर्टल जो रेगुलेट होता है बेटा, उसके अंदर इस ऐप को चलाने के लिए भी अलग से पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया गया है। तो जैम पोर्टल रन करने के लिए जिस डिपार्टमेंट के जो हेड है उनका नाम है पीके सिंह। पीके मूवी आमिर खान की आई, तो भैया अमीरों का शौक, तो भैया देख, ठीक है, नहीं हो सकता भ्रष्टाचार तो भी क्लास में हम लोग बैठे यहाँ भी हो सकता है। भ्रष्टाचार का अर्थ समझिए, भ्रष्टाचार का मतलब सर जी अलग से हमें 2 घंटे पढ़ा दिया करो, हमारे घर पे खोया बहुत होता है, हम ला देंगे भ्रष्टाचार। बता रहा हूँ, हाँ कर सकते हैं, लेकिन आपका जो प्रश्न है वो व्यवहारिक ज्यादा है और हमारे विषय से संबंधित कम है। बंदूक इस पे नहीं, ठीक है, जैसे कोई डिपार्टमेंट हो गई, कोई एक यूनिट नहीं है, आज सरकार ने निकाल दिया, विभाग सेटिंग करके आपने बड़ी यही कह दिया विभाग से सेटिंग, बस यही आप पकड़ लो। ये सेटिंग्स को अलाउ नहीं करता, इसमें सब कुछ ट्रांसपेरेंट है भाई। आप सरकार का कोई भी व्यक्ति जिसको ये निविदा करने के लिए यानी बोली लगाने के लिए ऑथराइज कर दिया, वो इस ऐप पे जाएगा, इस ऐप पे देख लेगा कि ये चीज सस्ते मिल रही। उसके बाद भी ये भी चेक करा जाता है कि जो बेच रहा है वो बायर ओरिजिनल है, फिर उससे फोन से संपर्क करके उसकी जानकारी से कि फ्रॉड तो नहीं है कि हम इसको पैसे दे दें, फिर वो चीज डिलीवर करेगा, पक्का बिल देगा, तब गवर्नमेंट पेमेंट करती है ट्रेजरी से। अब समझिए ये है पूरा ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम। अब आ जाओ वापस से, तो बेटा सबसे इंडिया का जैम जो है वो 4 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन करके तीसरे नंबर पे आ गया है। नंबर 1 पे ये सबसे बढ़िया सिस्टम चल रहा है बेटा कोरिया का। कोरिया के सिस्टम को बोलते हैं KONEPS, क्या बोलते हैं? हाँ भैया इसे बोलते हैं, ये लिखा हुआ देखिएगा जरा ध्यान से, ये रहा कोरियन इलेक्ट्रॉनिक प्रोवाइडिंग सिस्टम, यानी कोरियन का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, ई मार्केट है बेटा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है GBIZ, सिंगापुर का। हाँ दूसरे पे सिंगापुर, फर्स्ट पे कोरिया, तीसरे पे इंडिया वाला, ठीक है। ठीक है, पहले पे कोरिया वाले लोग सबसे आगे हैं, उन्होंने अपने यहाँ ये 2012-13 में शुरू कर दिया। उन्हें पता चल गया था हमारी सरकारें ज्यादा ईमानदार है, तो उसके बाद में आते हैं सिंगापुर वाले, जिन्हें और हमसे बेहतर पता चला। और तीसरे नंबर पे कौन आता है? तो तीसरे नंबर पे भारत, 4 लाख करोड़ की ट्रांजेक्शन के बाद। एक बड़ा अच्छा तथ्य है, सिंगापुर में IAS परीक्षा होती है, जैसे अपने IAS परीक्षा होती है, कई देशों में होती है। सिंगापुर की IAS परीक्षा का पैटर्न इंडिया ने बनाया। इंडिया ने सिंगापुर के लिए IAS का पेपर डिजाइन करके तरीका टेक्निक सब इंडिया से सीखा। हाँ उन्होंने बुलाया था, ये बात मैंने पिछले साल भी बताई, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। इसके अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, जैम पोर्टल को चलाने वाले अध्यक्ष है PK सिंह। चलो भाई ध्यान दो इधर, क्या हुआ कली मधुर, कैसे बेटा पैर हिला रहे, मोती अभी पैरों तक, सीधे बैठो एकदम। हाँ चलो, नहीं याद रखिएगा, ये सरकारी उत्पाद खरीदने के लिए सरकारी फ्लिपकार्ट है, इसकी ट्रिक है सरकार का फ्लिपकार्ट। तुम जाओगे फ्लिपकार्ट पे सामान खरीदोगे, ऐसी सरकारी फ्लिपकार्ट है, इसमें दुनिया भर के लोग होते हैं, सरकार ही खरीद सकती है, सामान्य आदमी के लिए उपलब्ध नहीं है। बस सबसे बड़ी बात केंद्र सरकार की जो विभाग, हालांकि इसको राज्यों में भी इसका एक वर्ग लागू कर दिया। जैसे अपने यहाँ पीलीभीत में जो डिपार्टमेंट है अपना डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर, जिला समाज कल्याण, वो पूरी बिडिंग और सब कुछ इसी से खरीदता है। ये जो मार्कर यूज हो रहा है, प्रोजेक्टर हो रहा है, सब जैम पोर्टल से ही आया है। अब ये होना चाहिए, ये आप सुझाव में दे सकते हो, लेकिन अभी लागू नहीं हुई है ना। और गांव में क्या आप चाह रहे हो प्रधान जी कोई निर्माण के कार्य करें, तो आपके लिए टेंशन की बात नहीं है। मैंने कल ही बताया था द हिंदू के लेख में कि इसे हर योजना, जैसे जो ठेकेदार होते हैं रोड बनाते हैं, वो भी इससे जोड़ा जा रहा है, ताकि ठेकेदारों को लाभ होगा, वो यहाँ से तमिलनाडु में भी काम कराएं और इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। ठीक है, अब इसका उत्तर दीजिए।
किस देश का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को बनाया गया? हाँ, ओडिशा, ठीक है। किसका? हाँ, तो राज्य का बताइए, राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 अप्रैल। हाँ बताओ भाई बजाज जी। इसका उत्तर है ओडिशा। अब बताइए 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया था? हमने पढ़ा राजस्थान का पुराना नाम क्या था? 1800 शताब्दी में किस सैन्य जनरल ने उसका नाम बदल दिया? जेम्स टॉड ने। चलो भाई वापस आ जाओ बेटा, याद रखिएगा, इधर आ जाइए वापस से। देखिए उड़ीसा को पहले आपको पता होना चाहिए, अगर आपने इलाहाबाद की संधि पढ़ी है, मैं बात कर रहा हूँ 1600 के बाद की मॉडर्न इंडिया के अंदर 2 बहुत भीषण युद्ध हुए थे जिससे भारत की किस्मत ही बदल गई। एक तो हुआ था बैटल ऑफ प्लासी 1757 और दूसरा बैटल ऑफ बक्सर 1764। ये 2 युद्ध है जिसकी वजह से अंग्रेज जो है वो हमारे ऊपर वर्चस्व बना पाए। आपको ये भी पता होगा कि जब अंग्रेज जीत गए थे तो उन्होंने इलाहाबाद की संधि करी थी। बेटा इलाहाबाद की संधि करने पर अंग्रेजों को हमारे भारतीय जो थे भैया राजा नवाब रजवाड़े, उन्होंने किस जगह का अधिग्रहण दे दिया था? तो उन्होंने 3 जगह का दिया था, बंगाल, उड़ीसा भी, क्योंकि पहले ये तीनों जुड़े हुए थे। आज भी अगर आप पश्चिम बंगाल में जाओगे तो आपको बिहारी भाषा वाला असेंट मिलेगा, ये हमका करीबे और ये सब भैया वहां चलता है। पश्चिम बंगाल के अंदर बंगाली भी चलती है, कोई डाउट नहीं। ओडिशा और बिहार का और पश्चिम बंगाल का कल्चर आपस में काफी मिला है, लेकिन बिहार जो है बेटा और बंगाल ये दोनों तो अलग हुए जिस डेट में बंगाल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा ओडिशा कब अलग हुआ था? तो बेटा ओडिशा 1 अप्रैल 1936 को अलग हो गया और इसीलिए इसके लिए पहले जाना जाता है किस नाम से? ओडिशा। इसकी स्पेलिंग अलग थी, ORISSE, लेकिन 2011 में इसकी स्पेलिंग चेंज कर दी, नाम वही रहा, ODISHA कर दिया, बस इतना अंतर है। हाँ, ओडिशा को वैसे तो देखा जाए तो ओडिशा कर दिया, मैं लिख देता हूँ। हाँ, पहले बेटा ये था, ये ओडिशा, ठीक है, अब ये कर दिया ये। ठीक है, अब ये कर दिया तो उड़ीसा को ओडिशा कर दिया, ठीक है। अब इसके पीछे इन्होंने कोई स्पष्ट कारण तो नहीं दिया, जैसे आपने प्रयागराज को क्या कर दिया? बहुत रुपया खर्च हुआ है सरकार। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अभी हम लोग जो है ये देख रहे हैं कि हमारे सामने इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो कैपिटल वो चेंज होने वाली है, क्यों बताइए? वेरी गुड, पानी में डूब जाएगी ना? सही, डूब नहीं जाएगी, ऑलमोस्ट शिफ्टिंग शुरू हो गई। पता है आपको एक राजधानी बदलने में कितना खर्च आ रहा है? 25 लाख करोड़ का। नाम बदलने पे भी आ जाता है 1000 करोड़ तक का खर्च। हाँ, बात भी ठीक है। चलो कोई नहीं, जैसे अपने बरेली के अंदर डेला पीर क्या हो गया? आदिनाथ चौक, पता है ना? चलो देख लो। तो बेटा राजधानी क्या है उड़ीसा की? ध्यान रखिएगा, राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। राज्यपाल कौन है? रघुवर दास। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, बड़ा फेमस है, इनको भी हिलाना बड़ा मुश्किल है। जस्ट लाइक आपके जो है वो ये नीतीश कुमार टिके हुए हैं, ये भी बहुत लंबे समय से टिके हुए हैं नवीन पटनायक, और बहुत ईमानदार और व्यक्तित्व वाली इनकी छवि है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नवीन पटनायक कहाँ से ताल्लुकात रखते हैं? ओडिशा। ओडिशा किससे काट के अलग कर दिया गया? तो भैया बंगाल और बिहार से 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? ओडिशा का। बेटा ओडिशा का पुराना नाम क्या था? उड़ीसा, और अब नाम क्या है? ओडिशा। कब कर दिया? 2011 में। चलो जीआई टैग पे विशेष बात करेंगे हम। पहली बात तो ये जीआई की फुल फॉर्म बताएं सभी बच्चे। जीआई की फुल फॉर्म, जीआई की फुल फॉर्म। आज अखबार में बड़ा अच्छा लेख निकला है, पीलीभीत के लिए 2.5 साल के प्रयास के बाद बांसुरी को मिला जीआई टैग। अपने पीलीभीत से जो बांसुरी है पीलीभीत की, उसको भी बेटा भौगोलिक सांकेतिक दर्जा प्रदान हो गया, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। आपको ये भी जान के ताज्जुब होगा कि पीलीभीत की बांसुरी अब क्या जीवन भर पीलीभीत की बांसुरी रहेगी? नहीं, 10 साल के लिए जीआई टैग मिलता है, सिर्फ 10 साल। ये ध्यान रखना, अगर इस चक्कर में हो कि आजीवन जीआई टैग मिल जाएगा तो तुम धोखे में हो। बताओ जरा, ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ सांझी क्राफ्ट प्रसिद्ध है? कहाँ की? जो मथुरा कह रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये लो बेटा, ये देखो सांझी क्राफ्ट, ये देखो, इसमें राधा रानी जी के प्रति जो उनके भाई जो भी अपने एक मोमेंट्स होते हैं इंसान के, उसको दिखाया गया है। तो ये ईश्वर को डेडिकेटेड है, और राधा रानी जी का संबंध मथुरा वृंदावन से है। तो ये मथुरा से बेटा ध्यान रखना। और मथुरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। ये किस चीज को दिखाता है? राधा रानी
प्रेम को। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जीआई टैग के लिए भारत में कौन सा ऐसा विभाग है जो जीआई टैग देता है? बताओ भाई, कोई बच्चा प्रयास करना चाहेगा? जीआई टैग देता ही कौन है? और जीआई टैग देने के लिए जो संस्था जिम्मेदार है वो कौन सी? नहीं। क्या भारत के अंदर कोई जीआई टैग जो है उसको लेकर के 1966 का अधिनियम है? आज के अखबार में बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था जीआई के बारे में। बेटा जीआई टैग के अंदर आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में नगीना लकड़ी के बारे में किसी ने सुना है? नगीना लकड़ी। अच्छा, ऐसा कौन सा जिला है जहाँ का पान बहुत फेमस है? कौन से पान की पत्ती फेमस है? लोग नहीं पहुंच पाएंगे महोबा तक, सहन तो नहीं पहुंच पाओगे तो महोबा के पान तक। चलो वापस आ जाओ, ये वहीं खुश है, रुक जाओ। लेदर कारखाने कहाँ है? हाँ देखा, वहां सही। ठीक। त्रिशूल एयरबेस स्टेशन कहाँ है उत्तर प्रदेश में? आदिनाथ चौक। अभिषेक सर कहाँ पढ़ाते हैं पीलीभीत के अलावा? चलो देख लो, जहानाबाद नहीं है, जहानाबाद तो कहीं कौन कह रहा है जहानाबाद। चलो भैया आ जाओ, ठीक है, ये ध्यान रखना। इस वर्ष कितने जीआई टैग मिले क्या है, इसका एक अलग से पूरा पीडीएफ है। वो पीडीएफ मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा कि जीआई टैग किस किस को हाल में मिले, किस किस से दर्जा चला गया। लेकिन एक सवाल बड़ा अच्छा है, सबसे पहला जीआई टैग भारत में किसे मिला? वेरी गुड। कब मिला? अब अटके। हाँ 2000 को कौन बोला? वेरी गुड यश, शाबाश। लड़का एसएससी के प्रीवियस ईयर लगाया हुआ है। हाँ देखो जरा इधर बताओ बेटा, वायु सेना के गगन शक्ति 2024 युद्ध अभ्यास की शुरुआत 1 अप्रैल से हो रही है। वैसे तो ये 10 दिन चलेगा, लेकिन बताओ बेटा ये अंतिम बार कब हुआ था? हाँ कब हुआ था अंतिम बार? तो बेटा याद रखिएगा, ये अंतिम बार हुआ था 2018 के अंदर। ये क्या होता है तो इस चीज को जरा समझ के चलिएगा। ये रहा, ये 5 वर्षों में एक बार होता है। 10 दिन के लिए ये युद्ध अभ्यास चलेगा। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल से हो रही है, लेकिन कहाँ हो रही है? पोखरा। और पोखरा का क्या है भैया? ये वही पोखरा है जहां पर परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 के अंदर, और एक बार और किया गया था 1989 में। कौन सा परीक्षण करा था? ऑपरेशन शक्ति। उससे पहले ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्ध। दूसरे वाले जो हमारा ऑपरेशन शक्ति था उसमें हमने 5 करे थे, 11 मई को और 13 मई को। 11 मई को 2 करे थे, 3 करे थे, और 13 मई को 2 करे थे। इसमें सबसे कमाल की बात देखिएगा जरा, कितने लोग भाग ले रहे हैं? 10,000 वायु सैनिक भाग ले रहे। इतने ज्यादा वायु सैनिक अभी तक किसी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते ही नहीं। 10,000 लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। बेटा ये करा क्यों जाता है, इसकी खास बात समझिएगा। हमारे आसपास में 2 नालायक देश रहते हैं, चीन और पाकिस्तान। चीन और पाकिस्तान ने अगर मिलके अटैक कर दिया तो इंडिया की एयरफोर्स कितनी सक्षम है, उसे 2 टुकड़ियों में बांट के युद्ध अभ्यास कराया जा रहा है। उसी समय पर एक चीन के आसपास में युद्ध अभ्यास कर रहा है कि यदि चीन ने अटैक कर दिया तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे। उसी समय पर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, तो ये दोनों तरीके का डबल अटैक है। और ऐसा ही परीक्षण हमने 2018 में भी करा था, तब भी यही चीज करी थी। पढ़िए जरा। इस दौरान चीन और पाकिस्तान के साथ 2 मोर्चों पर युद्ध के लिए भारतीय वायुसेना की तैयारी का परीक्षण किया गया। तो ये अच्छी बात है, हम करते रहते हैं। 5 साल में एक बार एक्सरसाइज होती है। जरा ये पढ़िए, 1 अप्रैल से पोखरा स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में इस युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। 10 दिवस चलेगा। युद्ध अभ्यास में करीब 10,000 वायु सैनिक भाग लेंगे। तो इस चीजों को याद करने का तरीका है ये फ्लो चार्ट बनाना। ऐसा फ्लो चार्ट बना लो, बनाते भी चलो साथ में। मैं क्यों लिखूं? पीडीएफ देना बंद कर दूंगा, वीकली दिया करूंगा पीडीएफ। हाँ ठीक है। ठीक है, देखिए मैं तो ये कहूंगा कि इस कथन से बिल्कुल सहमत रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप युद्ध के समय पर किसी से युद्ध करे जा करके, लेकिन युद्ध के लिए हर तरीके से सक्षम का मतलब है कि आपका देश सक्षम रहे, आपके पास वॉरफेयर रहे, आपके पास आर्मी रहे, ट्रेनिंग टाइम पीरियड रहे, ताकि दूसरे देश ने अटैक कर दिया तो कम से कम अपनी सीमाओं की रक्षा तो कर सको। और इसके संबंध में भूटान का उदाहरण भी मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा कि भूटान के पास अपनी आर्मी नहीं है, परंतु भारत ने संधि करके भूटान की रक्षा का अधिकार भी ले रखा। नहीं रुक जाइए, इनका सवाल ही पकड़। ठीक बताइए। इससे क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचार की यात्री बैठा है इस तरह बच के लोग। ये जो आप कह रहे हैं बात ना, ये बात आप ठीक कह रहे हैं।
जब भी कोई देश इस तरीके का एक्सरसाइज करता है या ऐसी कोई, जैसे मान के चलिए नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल ले लीजिए, नॉर्थ कोरिया ने जब परीक्षण कर लिया तो दूसरे देश सतर्क हो गए कि ये युद्ध की तैयारी कर रहा है। तो मैं आपके इस कथन से बिल्कुल जस्टिफाइड हूँ, लेकिन देशों के सेल्फ डिफेंस और अपनी सुरक्षा का अधिकार भी है। तो दोनों तर्क आप दे सकते हैं कि कुछ देशों ने पूर्व में ऐसा किया भी। हाँ, युद्ध को रोकने मैं इस बात से तो सहमत हूँ। अगर मैं इस पॉइंट पे लिखूंगा तो मैं लिखूंगा कि किसी भी देश के पास में अगर अपनी आर्मी नहीं होगी तो युद्ध तक तो जब घोषित होगा तब आप कहाँ से चीजें मैनेज कर पाएंगे, तो उससे पहले तो तैयार रहना ही रहना पड़ेगा, है ना। इसमें कोई बेहतर चीज हो ये चीज इंटरनल सिक्योरिटी में आया होगा। फ्रांस को, भूटान को, हाँ हमने अपनी सेना क्यों भेज दी? क्योंकि भूटान ने हमारे साथ विलय करते समय ये संधि करी थी कि हम कभी भी आर्मी नहीं रखेंगे, आप हमारे ऊपर भैया उत्तरदायित्व करेंगे। और वैसे भी भूटान के दौरे पर गए ना, हम ले तो आए WOTDG, बताया तो था आपको, ऑर्डर ऑफ द ट्रूक गैल्पो अवार्ड लेके आए कि नहीं लेके आए? भूल गए आप? उससे हमें क्या मिलता है? अरे भूटान की सीमा पर पूरा अधिकार हमारा है। भूटान के पास में कोई अटैक करेगा तो हम अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे, उसको स्टेट नहीं बना सकते। किसी देश की अपनी डिग्निटी होती है। मैं आपके किसी पड़ोस के रहने वाली बहन जो लड़की है उसे बहन तो बना सकता हूँ, डायरेक्ट अटैक कर दूं उनके पिताजी पे तो समझ जाओ जेल होगी, जेल। यानी भूटान से परिवार का रिश्ता बनाओ। आपके लिए मैं एक स्थान बता रहा हूँ, जी न्यूज ने अपना नया जर्नलिज्म का एक बुक बोला, यूनिवर्सिटी खोली है नोएडा में, आप वहां जाए। जर्नलिज्म के लिए आपको मैं प्रेरित करना चाहूँ। चलो भाई इस पे आ जाओ, बताओ भाई इसका उत्तर बताइए फटाफट। इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे सेलिब्रेटेड होता है 30 मार्च को। कब होता है? 30 मार्च को। लो भैया देख लो, संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा करी थी पहली बार 14 दिसंबर 2022 को, तब से ये मनाया जाता है। इसका उद्देश्य एक ही बात है भैया, जीरो वेस्ट डे का, कि कुछ भी कूड़ा कचरा ना बहाए। लेकिन ऐसा भारत में संभव नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी खाने की, 1.2 बिलियन टन के आसपास हम हर साल में मील्स जो है वो खराब कर देते हैं और 78.5 करोड़ लोग जो है वो भूखे रहते हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता हम वेस्ट ना करें। लेकिन संयुक्त राष्ट्र समय समय पर ऐसी मुहिम चलाता है ताकि लोग जागरूक रहें, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी भैया? 14 दिसंबर 2022 को। और कब मनाया जाता है? पहला है, ये ध्यान रखिएगा, इस बार पहला अंतर्राष्ट्रीय जीरो वेस्टेज दिवस फर्स्ट टाइम मनाया गया है। कब? 30 मार्च को। हाँ, भारत में लाएगा अपशिष्ट पदार्थ अधिनियम वाला। हाँ, हिंदी में कचरा। अपशिष्ट पदार्थ भारत में एक समस्या है, उसके लिए आप कक्षा 6 की एनसीईआरटी में इंसिनरेटर नाम का एक चैप्टर भी पढ़ सकते हैं। पूरा वर्किंग मैकेनिज्म बताया कि अपशिष्ट का किस तरीके से इनको पहले ठोस अवस्था में लाके और क्या क्या बनते हैं। इतना ही नहीं, उसमें ये तक बताया कि पेपर भी बनाते हैं। तो बहुत बढ़िया चैप्टर दिया हुआ है। अच्छा, वाटर प्यूरिफिकेशन पे जितना अच्छा चैप्टर कक्षा 6 की साइंस में दिया है उतना कहीं नहीं दिया कि किस तरीके से जल जो है वो स्वतः ही प्राकृतिक तरीके से खुद को पवित्र करता है। बड़ा प्यारा चैप्टर दिया, पढ़िएगा जरूर, है ना, ताकि आपको पता चलेगा कि ये जो जितना भी पानी जा रहा है ये छोड़ देते हैं नदियों में, नहरों में, इसका होता क्या है। तो ये वाष्पीकरण की अवस्था से किस तरीके से स्वच्छ होता है, बहुत प्यारा चैप्टर दिया है, पढ़िएगा। क्या आ जाओ, ये बड़ा अच्छी चीज। क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा, इंग्लिश में तो दिख रहा। लो भैया लो, हिंदी वाला पढ़ो। 2024 में कितने व्यक्तियों को, ठीक है, मरणोपरांत, ठीक है, इसे इंग्लिश में बड़ा अच्छा वर्ड कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, पोस्टमोसली। इसका मतलब होता है कि मरने के उपरांत अगर किसी व्यक्ति को कोई अवार्ड या कोई पुरस्कार दिया जाता है तो उसे अंग्रेजी में आपको कई जगह न्यूज में दिखेगा पोस्टमोसली। इस बार 5 लोगों को भारत रत्न की घोषणा करी है, जिसमें से 4 लोग जो हैं वो भैया पहले ही दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन एक व्यक्ति जीवित है। पहले जीवित वाले का नाम बताओ कौन है? वेरी गुड, लाल कृष्ण आडवाणी की बात अगर आप कर रहे हैं तो उनको जाकर के उनके घर पे किसने पुरस्कार दिया? वेरी गुड। कौन है राष्ट्रपति वर्तमान? आदरणीय मत लगाना, बाहर खड़ी है ई रिक्शा के पास। चलो भैया पहले देख लो 4 लोगों में, ये है भैया कर्पूरी ठाकुर। कौन है देखो इनके बारे में, इन्हें जननायक कहा जाता था। लोकनायक किसे कहा जाता था बताइए? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहते थे, लेकिन जननायक किसको कहते थे? तो ठाकुर साहब को कहते थे, कर्पूरी ठाकुर। बस कॉमन बात यह है कि ये भी बिहार से थे और जयप्रकाश नारायण भी बिहार, ठीक है। तो भैया ये याद का नाम याद रखिएगा। बिहार में
कौन से नंबर के मुख्यमंत्री रहे 11वें? ये बिहार के पेपर में तो पूछ सकता है भले 11वें पे रहे, लेकिन यूपी में नहीं पूछेगा। यूपी में बस ये पूछ लेगा कि भैया किसे कहा जाता था जननायक। ठीक। दूसरे, अभी पिछले साल जिनका निधन हुआ बेटा, जो हरित क्रांति के जनक थे, उनको क्या बोला जाता है? MS। इनको भी दिया। इनके नाम में ये भी ध्यान रखिएगा, तीनों कैटेगरी के अवार्ड ले चुके हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित। ये ध्यान रखिएगा। इनके वर्ष याद रखिएगा, कभी कभी कूट मिलान में दे देंगे कि किस वर्ष कौन सा दिया गया था, लेकिन एक ही आदमी का नहीं देते, 2-3 आदमियों का अलग अलग डेट के साथ दे देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और ऐसा भी नहीं कि आपसे पूछेंगे 1961 में किसे दिया, जो बहुत चर्चित व्यक्ति का निधन हुआ होगा ना, उसी का वर्ष याद रखना होता है कि ये तीनों पुरस्कार इनको किस किस वर्ष दिए गए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, देख लिया। पद्मश्री 67, पद्म भूषण 72 और पद्म विभूषण 1989, है ना। मैंने बताया था ये अवार्ड जो है वो कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिए थे, फिर पुनः किस सरकार ने चलाया आपको पता होना चाहिए। क्या मोरारजी देसाई सरकार का कोई रोल था इसमें? ये बंद कर दिए थे उन्होंने। किस सरकार ने बंद कर दिए थे? तीनों। और बाद में किसने चलाए थे? हाँ, इन्होंने आंदोलन करे थे बिहार के। नहीं, ये नाम नहीं याद आ रहा। रोजगार के लिए ना, जिसमें बैठे थे शायद धरने पे। हाँ, मुझे भी इनका आंदोलन शायद किसानों का था, तभी इन्हें बोले वो उपाधि तो नहीं आई, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार। चल ठीक है बेटा, अगली इस पे आ जाइए। ये कौन है? PV नरसिम्हा राव। 73वां 74वां संविधान संशोधन के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार थे, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने ही आपके पंचायती राज सिस्टम प्रणाली के लिए वकालत करी थी। वकालत मतलब लॉ नहीं करा था, उसके लिए सफाई प्रस्तुत करना कि भैया ले आओ, ये लिखा हुआ है इनका योगदान। साथ ही ये सबसे ज्यादा मूल रूप से जाने जाते हैं LPG के लिए, सिलेंडर नहीं, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण 1991 में इनके समय पर मनमोहन सिंह जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे लेके आए। पैट परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, और ये रहे चौधरी चरण सिंह, जिनकी यूनिवर्सिटी में तुम लोग BEd कर रहे हो, देख लो इनको। इनके बारे में आ जाए कि अगर आपसे यही पूछा, और निश्चित ही अगर आप IAS या PCS के इंटरव्यू में पहुंचे, पहली बात तो देखो IAS के इंटरव्यू में यूनिवर्सिटी तक का खुलासा हो जाता है, लेकिन ये PCS के एग्जाम में तुम्हारा कॉलेज पता नहीं चलता, ये ध्यान रखना। तो जब UPSC में वो तुमसे पूछेंगे कि आपने लास्ट डिग्री क्या अटेन करी है या क्या अचीव करी, तब तुम कहोगे BEd करा। अब ये भी वास्तविकता है कि आप अपनी डिग्री छिपाएं या दिखाएं, आपके ऊपर रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप BEd करे हुए तो आप BEd तक दिखा दें, ओके, BA तक दिखा दें, आपको जरूरी है 4 बार MA भी दिखाना, 7 बार MCOM भी दिखाना, कमी दिखाना, ये ध्यान समझिएगा। तो बेटा हाँ, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। हालांकि UPSC के अंदर में इस तरीके की जो बात कह रहे हैं ना, UPSC के अंदर वो आपकी बातों से भी पता लगा लेते हैं, आपको टोंट भी कर देंगे कि आप इतने साल खाली बैठे थे, तो आपको बोलेंगे नहीं खाली नहीं थे। बोले अच्छा तो आप पढ़ ही लेते? बोले वो सर मैंने पढ़ाई करी थी। बोले पर इसमें तो ग्रेजुएशन ही है, वो मैंने दिखाया नहीं था सर। अच्छा, तो आप अभी से चीजें छिपाना सीख गए, करप्शन को आप बड़ा अच्छे से टैकल कर लेंगे। ये सब होता है वहाँ पे, प्रैक्टिकलिटी होती है, सिचुएशन। तो याद रखना, जब भी कोई चौधरी चरण सिंह का बच्चा भैया पहुंच गया, यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ, तो पूछ लेंगे कौन थे, क्या योगदान थे, तब तुम बताते रहना कि भैया भारतीय राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी थे, 5वें प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था, ये ध्यान रखना, फ्रीडम फाइटर। चलो, ये अभी जीवित है और इनका नाम है लालकृष्ण आडवाणी जी। सबसे आपको मजे की बात पता है, अगर ये बस एक स्थान पे नहीं गए होते तो आज ये देश के PM होते। ये पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी जगह चले गए थे जहाँ इन्हें नहीं जाना चाहिए था, इन्होंने जाके वहाँ माथा टेक लिया था, उसकी वजह से इनका राजनीतिक करियर बर्बाद हो गया। अब इसको रिसर्च करना, तुम लोग देखना तो पता चलेगा कहाँ चले गए थे। इनके जीवन का सबसे बड़ा पाप वही हो गया। याद रखिएगा, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये रहे, ठीक है, 7वें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे थे भारत के अंदर, और लॉन्गेस्ट सर्विंग भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहने वाले भैया व्यक्ति थे। अभी भी नहीं उसी पार्टी में, कौन सा पार्टी इन्होंने बदली? चलो बताओ भाई क्या हुआ? सायरा? हाँ, अच्छा, ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड, अरे पहले इसका उत्तर तो दो। नहीं पता क्या है ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड? बेटा यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र तो पता है कि नहीं? देखो, संयुक्त राष्ट्र के पास में कितने सदस्य देश हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1915। भारत ने कब ज्वाइन करा था? 30 अक्टूबर 1915। भारत ने 30 अक्टूबर को क्यों ज्वाइन करा? 6 दिन बताओ, 6 दिन किसकी वजह से?
आप कहोगे इसकी वजह से क्यों 6 दिन का समय लिया? क्योंकि एक संधि है कि 193 देशों के पास जो भी बल है, सुरक्षा बल है, उसका जब चाहे तब संयुक्त राष्ट्र प्रयोग कर सकता है आपदा प्रबंधन में, दूसरे देशों के अटैक को या बचाने में, या जब भी उसको आवश्यकता पड़ेगी। तो भारत ने बड़ा विचार करा। हालांकि भारत यूएन की पीस कीपिंग यानी शांति बनाए रखने वाली आर्मी का एक हिस्सा है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन अब हुआ क्या बीते दौरान कि संयुक्त राष्ट्र की शांति बनाए रखने वाली आर्मी के ऊपर भी कई अटैक होने लगे। मतलब ये हुआ है कि दूसरे देश खुली धमकी दे रहे हैं कि जो भी संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग आर्मी का हिस्सा है हम उसे ही उड़ा देंगे। तो बेटा इस चीज को लेकर के एक बैठक हुई है। ये बैठक जो है उसको लीड कौन कर रहा है? इंडिया। इस बैठक में ये बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र की शांति बनाए रखने वाली फोर्स के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं उनको कैसे नियंत्रित करा जाए, बस इतना इसका रोल है। बेटा इसके अंदर अलग से 40 देश बैठते, 193 देश नहीं बैठते, क्योंकि ये 40 देश जो है इन्हीं की अपनी फोर्सेज जो है वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और ये 40 देश वो भी है जो फंडिंग अच्छे लेवल पर करते हैं। इंडिया तो 80% करता है फंडिंग, वो भी 0.9। तो इन्होंने एक बैठक बुलाई थी जिसके अंदर याद रखिएगा कि इंडिया ने इस बैठक को लीड किया था। तो 2022 इसका उत्तर है कि अंतिम बार ये बैठक कब हुई थी? 2022 में, अब होने जा रही है। और इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यूनाइटेड नेशन की वॉर या पीस कीपिंग फोर्स के बारे में चिंता व्यक्त करना। सर यूएन में तो भारत साइन किया है। किसे? यूएन में हाँ भारत है, साइन ये है ये रहे यूएन की पीस कीपिंग फोर्स है इंडिया की तरफ से। ठीक है, ये देखो क्या लिखा है नीचे पढ़ो, पीस कीपिंग यूएन सर्विस, थैंक यू इंडिया। तो इंडिया ने अपनी फौज दे रखी है भैया। कहाँ से भर्ती होती है? इसकी भर्ती के लिए आपको पहले 6-7 बार मेडिकल निकालना पड़ेगा बरेली में, अवंतीबाई के बगल में। आप बहुत कह रहे हो, ये चीजें नोट कर लीजिएगा, यूएन फोर्स पीस कीपिंग। ठीक है, बता दें इसके लिए आपको पहले तो आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी। आर्मी ज्वाइन कर लीजिए, नेवी कर लीजिए, चाहे अग्निवीर। अब अग्निवीर वाला ये चेकअप तो आपका निकल ही गया होगा, तो अग्निवीर आप ज्वाइन कर लेते, उसके बाद आपका इतना अच्छा प्रदर्शन रहता कि आप इसमें चले जाते। लेकिन अभी आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा है तो आपको इससे ऊपर जाना चाहिए। चलिए फिर बढ़ेगा कि वैसे बता तुम हो तो फोर्स के ही आदमी, मुझे भी लगता है कि तुम्हें प्राथमिकता यूटीपी को देना चाहिए। सहमत है सब लोग इससे? हाँ, खाली फैजान की मुंडी ऐसे हिल रही। चलो बेटा समझिए ध्यान से, इससे पहले यूएन की पीस कीपिंग आर्मी ने कौन कौन से विवाद निपटाए? ईरान, इराक, ईरान, गल्फ वॉर और यूनान, ये 3 तरीके के युद्ध निपटाए। इनके क्या क्या कारण थे ये मैं जरूर बताऊंगा आपको, उससे पहले इसका उत्तर। अंतरराष्ट्रीय जितने वॉर हुए हैं सबको डिस्कस कर लेंगे, बताइए। याद रखिएगा फर्स्ट लिखा है पहला न्यूक्लियर एनर्जी समिट, कहां? बेल्जियम। कहां? अब बेल्जियम के ब्रुसेल्स, भैया याद रखना। अब इसमें एक तो चीज नॉर्मल है कि 34 देश बैठे थे और बैठ करके उन्होंने पहली बार चर्चा किस पर करी? तो भैया एटॉमिक पावर पे। लेकिन ये संस्था बहुत जरूरी है, IAEA, इसके बारे में लिख लो। इसका गठन कब हुआ? 1957 जुलाई में हुआ। हाँ 29 जुलाई। बेटा अंतरराष्ट्रीय एटॉमिक ऊर्जा एजेंसी जो बनाई गई वो संयुक्त राष्ट्र की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। सीधी सीधी बात समझिए कि 5 देश जो P5 मेंबर है वो कभी नहीं चाहते कि उनके अलावा कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश किसी भी तरीके के न्यूक्लियर पावर के अंदर डील करे, ना बेचे, ना बनाए, ना कुछ करे। तो उन्होंने समय समय पर रोकने के लिए, मैंने आपको ये चीज तब भी बताई थी जब इंडिया यूएसए के बारे में बताया था कि यूएसए ने इंडिया को कह दिया कि हम तुम पे दोनों संधि हटाते हैं, NPT CTBT हटाई नहीं, बस इसमें तुम्हें एक छूट दे देते हैं कि हमारी ये IAEA यानी अंतरराष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो तुम्हारे ऊपर निगरानी रखेगी। तो बेटा ये 34 देशों का समूह जो है कि किस तरीके के देशों पे निगरानी रखता है जो कि परमाणु से सक्षम है, कितना परमाणु खर्च करा, कितना क्या बनाया, कितने हथियार है, सबकी जांच कर। और अगर देश मना कर दे तो मना कर दे तो फिर लड़ाई शुरू। वियना ऑस्ट्रेलिया में इसका मुख्यालय है। ठीक है, क्या है तो याद रखना बेटा, यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसको क्यों बनाया गया था? तो जब अमेरिका लगाती है CTBT बैन या फिर NPT बैन लगाती है किसी देश पर, एक तो ये बैन हो गया, उसके बाद अगर जैसे इंडिया हो गया, इंडिया को इसने 1, 2, 3 एग्रीमेंट में अलाउ कर दिया था कि चलो तुम न्यूक्लियर इस्तेमाल कर लो। लेकिन इस न्यूक्लियर पर नजर रखने के लिए जो एजेंसी काम करती है वो
ये एजेंसी ध्यान रखती है कि इंडिया के पास में कितना न्यूक्लियर है या किसी भी देश के पास में कितना न्यूक्लियर। कब बनी थी? 29 जुलाई 1957। इसका जो मुख्यालय था वो था वियना, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, लिख लिया? लिख लीजिए, फिर दिसंबर शुरू करते हैं, शायद लास्ट ही होगा ये। फूड इंडेक्स रिपोर्ट किसने जारी करी? आसान है, यूएनईपी। इसका आंसर है बी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम। चलो, इस क्वेश्चन का उत्तर स्लाइड से देख लेना। अब मेन आ जाते हैं, हमने आधे घंटे का टाइम ही सोच के चला था मंथली मैगजीन के लिए। लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग कहां पे थे जरा बताइएगा, किसी को ध्यान है? कल दिसंबर वाले करंट अफेयर में लास्ट में कहां पर थे? हाँ, यहाँ पर थे शायद। चलो ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। अरे नहीं, इतना आगे नहीं आए थे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे थे भैया। हवाई अड्डा हो गया था, डेयरी भी हो गया था। अब डेयरी के बाद ये बताए। चलिए, अब दिसंबर में। हाँ, चलो जरा हाईली एक्टिव हो जाना, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है वो दिसंबर के हैं, तो अपेक्षित होंगे कि तुमने पढ़े होंगे। चलो, अब मेरे संग चार्टिंग भी बनाते चलना, ठीक है? देखिए, दिसंबर में काशी तमिल संगम। चलो भाई बताओ, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर अब सबसे पहले, बिल्कुल ठीक। अब सबसे पहले आप में से जरा ये बताएं सभी लोग कि काशी और तमिल और ये संगम, आखिर ये तीनों है क्या? तो बेटा याद रखना, दोनों राज्यों के मध्य में अपने परंपरा जो भी पालन करते, ठीक है, यानी कल्चरल और ट्रेडिशनल एक्टिविटीज होती हैं, उनको शेयर करने के लिए कॉमन मंच दिया गया है, जिसका आयोजन एक साल काशी में होगा तो एक साल तमिल में होगा। इस बार कहाँ आयोजन हो रहा है? काशी के अंदर, याद रखिएगा। और इसका इनॉग्रेशन किसने करा है? अब जरा इसको देख लीजिए ध्यान से, ये रहा क्या? हाँ, अरे कई चीजें चली है, ये रही ट्रेनें चली है ना, ट्रेनें। अरे भैया, ये रही ट्रेन, ये लो। और ट्रेन ही नहीं चली है, ये देखो, इसके साथ एक काम और उन्होंने कर दिया। पहले ये चीज देख लीजिए बेटा, ये जो पूरा फेस्टिवल चलता है, मतलब कमें जो है क्या कहते हैं, काशी तमिल संगम। बेटा याद रखिएगा, ये लास्ट टाइम भी चला था 16 दिसंबर से लेकर के, ठीक है, इस बार 17 दिसंबर से 30 दिसंबर चला है 2023 के अंदर। ये ध्यान रखिएगा, काशी तमिल संगमम। उद्घाटन स्थल वाराणसी। अब हमारे मोदी जी कहीं जाते हैं तो एक योजना के तहत एक काम तो करते नहीं है, तो उन्होंने मैं लगे हाथ में मैं ट्रेन भी चला दे रहा हूँ, तो उन्होंने एक बनारस से चलने वाली, तमिल तक जाने वाली एक स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी मिली थी, वो ट्रेन भी चला दी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और साथ ही साथ ब्रेल लिपि में अनुवाद करने के लिए भी बोल दिया है, जो तमिल के पौराणिक साहित्य है, बहुत जरूरी एक बार जिनके नाम भी रखते हैं, जैसे तिरुकुरल, ठीक है, मणिमेकले एवं अन्य तमिल साहित्यों को बहुभाषा मल्टीपल लैंग्वेज में साथ में ब्रेल लिपि में कह दिया। बेटा ब्रेल लिपि जिससे ब्लाइंड पीपल पढ़ते हैं, ठीक है, ये लुइस ब्रेल के उपलब्ध, उन्होंने ही डिस्कवर करी थी, उन्होंने ही इसको बनाया। जरा ये जो अंडरलाइन है ना, वो तथ्य नोट कर लीजिएगा बस, जो अंडरलाइन है येलो कलर से, उसको याद रखिएगा। और कौन सी ट्रेन चलाई गई है, तो ये ट्रेन याद रखिएगा, कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, और ये साहित्य को बहुभाषा में बदल दिया। ठीक है, एक तरफ तो मोदी जी है, दूसरी तरफ कौन है? हाँ, तमिल के तो है, कौन है? ये तो बात सही है, तमिल के हैं, कौन है भैया बताओ? डीएम साहब? चलो बेटा याद रखिएगा, इस आयोजन को सफल बनाने के लिए इसमें कौन कौन से संस्थान आ रहे हैं? तो बेटा आईआईटी मद्रास और बीएचयू दोनों ने मिलकर काशी तमिल संगमम को बेहतर बनाने के लिए संकल्प लिया है। और साथ ही साथ जो भी इसके पूरे कार्यक्रम के दौरान आयोजन होंगे, यानी कि जो भी प्रस्तुति होगी पारंपरिक चीजों की, वो सारी प्रस्तुति कौन से दो यूनिवर्सिटी देंगी? ये आईआईटी मद्रास और बीएचयू, ये मत भूलिएगा, ठीक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बेटा सिंपल है कि आप जानते हैं कि उत्तर के अंदर क्या है हमारा, बताइए भाई, बनारस, और दूसरी तरफ क्या है? दक्षिण।
ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं को करीब लाना है, दोनों को, उत्तर दक्षिण पारंपरिक और सांस्कृतिक मान्यताएं और जो भी उनके बीच में ट्रेडिशन है उसके बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करके चलना। सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है इनका, और कोई विशेष चीज नहीं है। काशी के बारे में बात करें तो 5000 वर्ष पूर्व आपको पता होना चाहिए कि प्रभु शिव ने जो है यहाँ पर काशी बसाई थी। काशी के अंदर बहुत पहले एक क्वेश्चन आता कि बनारसी साड़ियाँ कहाँ मिलती हैं, तो भैया बनारस में बनती हैं। अब ऐसे सवाल नहीं आते। अब काशी किन किन चीजों के लिए फेमस है, कौन से GI टैग मिलते हैं, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व की सबसे पुराना शहर कौन सा है? काशी। ये दर्जा इसको मिला हुआ, सबसे पुराना शहर काशी। काशी के अंदर आप जाएंगे कभी तो आपको 80 घाट और ये बहुत सारी चीजें मिलेंगी, फेमस है काफी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि काशी से ही अभी कुछ 2023 के अगस्त में गवर्नमेंट ने, आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहली बार क्रूज शिप का उद्घाटन भी करा था, जो यहाँ से पश्चिम बंगाल के आसपास तक जाएगा, 30 दिन की यात्रा वाला, जिस शिप के अंदर यात्री रुकेंगे, ठहरेंगे, 6000 रुपये किराया देंगे और वो क्रूज उनको लेके जाएगा। तो वो भी यहीं से लॉन्च किया था। चलो भाई, ये रही ट्रेन, जिसको जाना है ट्रेन संख्या नोट कर लें। कन्याकुमारी से बनारस तक जा सकते हैं, 06367 ट्रेन संख्या है, ठीक है। अब टिकट मत पूछ लेना। ये लो, इस ट्रेन की दूरी बेटा देख लें, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी? 2500। गाड़ी संख्या भी कब से दौड़ रही है? 24 दिसंबर। टाइम भी 4:20 और प्रत्येक रविवार को चलती है, तो जिसे जाना है चले जाए, ठीक है। लेकिन अब ये नहीं चल रहा होगा, ये बस 15 ही दिन चला था कार्यक्रम। चलो बेटा, ये बताओ कहां पर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अच्छी बात है, सम्मानित बात है, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक ही राज्य के अंदर 2-3 प्रतिमाओं का अनावरण हो गया। वो खुद कंफ्यूज है कौन सी वाली प्रतिमा मेरी अच्छी है। चलो भैया बताओ, दिसंबर 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता, पता ही ना आपको, उनके लिए एक अलग ही मंत्रालय बना दिया, ठीक है, ऑपरेशन मिनिस्ट्री। तो अमित शाह ने कहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करा। ये गए थे यूनिवर्सिटी में, इन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर के 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करा। प्रतिमा तुम्हें दिखाई चलेगी, दिखवा दे प्रतिमा कहाँ करा, लेकिन बताइए। हाँ भाई, सूरत में नहीं करा, गांधी नगर। तो बेटा ये लो, इसका उत्तर है गांधीनगर। पहले जरा ये देखो, प्रतिमा का अनावरण कहाँ करा गया है? कल्लोल, गांधीनगर। किसने करा है अनावरण? अमित शाह ने। कब करा है? 24 दिसंबर। प्रतिमा की ऊंचाई 15 फीट। बेटा इस प्रतिमा को बनने में है वो भी लिखा है, जो आप ये कहना चाह रही वो आगे तथ्य, इसको जरा ध्यान देना बेटा। इसका जो भैया निर्माण कार्य है वो 2013 में शुरू हुआ था, और इस 15 फीट की प्रतिमा को भी लग गए कितने वर्ष? 5 वर्ष। निर्माण कब पूरा हुआ? अक्टूबर में। मतलब अक्टूबर में शुरू करा, अक्टूबर में पूरा करा, अक्टूबर में अनावरण करा। 31, 25, 31, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब 31 को उद्घाटन कर दिया था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या की बात ये थी कि उस समय भी मूर्ति में पता नहीं क्या हो गया कि उसे फिर रोक दिया बीच में। अब फाइनली जाकर के 2024 के अंदर, वही 2023 के अंदर अनावरण इन्होंने करा। एक चीज और बताइएगा, ये वाली जो स्टैचू है जो 182 मीटर है, ये कहाँ बना हुआ है? जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं। अच्छा, 31 अक्टूबर की डेट महत्वपूर्ण क्यों? पहले तो यही बता दो। क्योंकि उस दिन एकता दिवस, यूनिटी डे मनाया जाता है। किसका जन्म हुआ था उस दिन? सरदार वल्लभ भाई पटेल को इटली के कौन से व्यक्ति से कंपेयर किया जाता है? बिस्मार्क ऑफ इटली, क्योंकि उसने भी एकीकरण किया था। हाँ, वो तो आपने पढ़ी लिया है बेटा। स्टैचू ऑफ यूनिटी को 45 महीने बनने में लगे थे, जो कितने मीटर की है? 182 मीटर की, नर्मदा तट पे। ये पुरानी वाली है। 182 का संबंध 182 का संबंध मतलब सीटों से, जो ये बात कर रहे हैं बच्चे भी, ये बात बिल्कुल ठीक है। और अच्छा, उस मूर्ति को बनाया किसने था? 182 मीटर वाली जो मूर्ति बनी है, उसको किस कंपनी ने बनाया था? L&T, बिल्कुल मत बोलना। कोरियन आए थे, कोरिया की गवर्नमेंट ने भेजे थे भैया। नॉर्थ कोरिया के अंदर बहुत ही ज्यादा बिल्डिंग बनाने के फेमस बिल्डर्स हैं, आप थोड़ा रिसर्च करिएगा। और याद रखिएगा, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया दोनों की बनती नहीं है, दोनों के बीच में एक लाइन जाती है। उस लाइन को क्या कहते हैं? कितने डिग्री लाइन बोली जाती है? कौन सी? सही भैया, सही, बहुत बढ़िया साहब, ये बातें हो रही हैं। चलो भाई बताओ, वॉइस ऑफ यूथ पहल का शुभारंभ किसने किया? बेटा याद रखना, चुनाव से पहले सारे कौन ही करेंगे? इन्होंने युवाओं को
ताकि उनका युवाओं का मन ना बहले और युवाओं की जो क्रिएटिविटी है वो बची रहे, यानी उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट करने के लिए अभी तक गवर्नमेंट ने माई गवर्नमेंट नाम का एक पोर्टल बना रखा था। उस पोर्टल पे ये पोयम, शायरी, कविताएं, आप आए अपनी 2 मिनट की वीडियो बनाए, ये सब होता रहता था। लेकिन इन्हें फिर भी और महत्वपूर्ण चीजें करनी थी, तो उन्होंने वॉइस ऑफ यूथ नाम का नरेंद्र मोदी जी ने ये विमोचन भैया कर दिया। किस माध्यम से? वर्चुअल माध्यम से। अब पढ़ो जरा उद्देश्य क्या है, क्योंकि ये योजनाओं की तरह उद्देश्य भी जरूरी है। प्राथमिकताएं और लक्ष्य के निर्माण में देश के युवाओं को सक्रिय रूप से शामिल करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप देश के युवाओं का एक मंच प्रदान करना। अब इसमें क्या करेंगे ये किसी को नहीं पता, बस इतना पता चल गया है कि राष्ट्रीय योजनाओं से जोड़ देंगे। कौन सी योजनाएं हैं वो युवा को ही नहीं पता, जैसे बेरोजगार योजना, ठीक है, चलो ज्यादा क्रिटिसिज्म हो जाएगा। बताओ भाई, इस सवाल को मैं ऐसे लिखता कि तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुजरात को मिल गया, कहां मिला? हाँ भाई, जो बच्चे सूरत कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन पहले 2 बताओ। पहला अहमदाबाद में है, दूसरा राजकोट में है, तीसरा वाला कहां पर है? सूरत। बेटा याद रखना, ये लिखिए दोनों, पहला वाला अहमदाबाद में है, दूसरा राजकोट में। अहमदाबाद में क्या नाम दिया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और राजकोट में कौन सा है? सेकंड। तीसरा कहां बन गया है? सूरत एयरपोर्ट है। उसकी विशेषता क्या है? सबसे ज्यादा कैसे है? जेवर की विशेषता तो नहीं पता स्पेसिफिकली मुझे, अगर आप बात कर रहे हैं। ठीक नहीं तो वो भी है, डोनोपोली। अच्छा, उत्तर प्रदेश का जेवर कहाँ? क्योंकि विश्व में पहला तो डोनोपोली है, तो बता दिया जेवर वाला। ठीक बेटा याद रखना, विश्वपाल जी ने बताया कि जेवर जो उत्तर प्रदेश के अंदर है वो एकमात्र यूपी के अंदर ऐसा है जो उससे चलेगा सौर ऊर्जा से। बढ़िया तथ्य, क्योंकि ऐसे सवाल तो आते ही आते हैं। ये बताइए, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि भारत ने कितने देशों के साथ करी और हाल ही में गुरुग्राम में कौन सी बैठक का आयोजन हुआ? चलो ठीक है, अब आ जाओ इसमें वापस। ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। हाँ भाई बताओ। असंवैधानिक पीठ ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने वाले केंद्र सरकार के निर्णय पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस पीठ की अध्यक्षता कौन कर रहा था? बताओ बेटा। सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इसमें से कितने जज थे। तो सूर्यकांत और ये संजय और ये सब थे कि नहीं? ये याद रखिएगा, संवैधानिक पीठ का मतलब होता है कि मिनिमम 5 जज होना, ये तो नियम है। डिवीजन बेंच का मतलब होता है न्यूनतम 2 होना। स्प्लिट का मतलब भी होता है, अलग अलग महत्वपूर्ण अलग मतलब होते हैं। अभी तक सबसे ज्यादा जजेस किस केस में बैठे? केशव नंदा। कितने बैठे? 13। 11 जजेस किस केस में बैठे? तो जस्ट उससे पहले गोलकनाथ के केस में, आईसी गोलकनाथ में, बोलना मत, गोलकनाथ में 11, केशव नंदा भारती में 13। बेटा इसका उत्तर है DY चंद्रचूड़। अब सुनो मजे की बात, इनकी पहले बेंच के सब लोग जरा देखो कौन है। ये रहे DY चंद्रचूड़ साहब, ये रहे गवाई साहब, BR गवाई, संजय किशन, संजीव खन्ना, सूर्यकांत। जो पीछे इसमें ऑब्जेक्ट दिए थे उसमें कहीं से कोई गलत चीज नहीं लिखी, बस इसमें इतना पूछा गया कि ये जो बेंच है जिसमें सभी जजेस बैठे थे, क्योंकि 4 ही विकल्प है लेकिन बिहार में तो 5 आते हैं, तो वहां तो 5 लिख देगा। तो उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो अध्यक्षता कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो बेटा CJI को, और ये भी जरूरी नहीं कि इस बार इन्होंने अध्यक्षता करी CJI ने तो अगली बार कोई और नहीं कर सकता। वो नई बेंच बना के कर दे तो कोई और अध्यक्षता कर देगा, फिक्स नहीं होता है। तो बेटा याद रखना, हमारे CJI जो है भैया, उन्होंने अध्यक्षता करी 370 पर। कब हटाया था 370 को और अनुच्छेद 35A को कब समाप्त किया था? 2019 की किस डेट को? 5 अगस्त। ये रही 5 अगस्त को। अच्छा ये बताओ, विवाद था क्या? ये वैसे मैंने बताया था आपको, लेकिन मैं फिर से पूछना चाह रहा हूँ कि विवाद था क्या आर्टिकल 370 पर? अच्छा ये तो हो गया, और साथ में 35 से क्या? पहले तो दोनों विवाद बताओ मुझे, फिर आगे बढ़ो। वेरी गुड। 35 में ठीक बताया कि रेजिडेंसी के लिए था, जमीन नहीं ले सकता। लेकिन वहाँ पे एक चीज और थी, पाकिस्तान का कोई भी नागरिक कश्मीरी से शादी करेगा उसे सीधे सीधे वो है दे रहे थे, नागरिकता मिल रही। ये भी गलत था नहीं? बेटा याद रखिएगा, राजा हरि सिंह के साथ में जो संधि हुई थी उस संधि पे सवाल उठे। ये कहा गया था कि राजा हरि सिंह ने संधि करते वक्त में भारत में विलय की जो बात करी थी, उस विलय पे प्रश्न चिन्ह उठ गए कि जब उन्होंने अपनी तरफ से रिटन में एसेशन दे दिया, यानी विलय पत्र दे दिया, तो भारत का अभिनंदन तो हो ही गया। लेकिन जम्मू कश्मीर इस बात का फायदा उठाता था कि उस विलय पत्र के बाद भी हमारे यहाँ पर पूरी की पूरी एक विधानसभा बैठी और उस विधानसभा में निर्णय लिया कि हमें स्पेशली ऐसा ऐसा दर्जा मिलना चाहिए। अब वो विधानसभा दोबारा बैठेगी
वही फैसला लेगी, चाहे भले ही नए लोगों से मिलकर बैठे, तभी हम मानेंगे कि कश्मीर में ये तुम 370 का जो स्पेस अधिकार है वो खत्म कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार ने कहा क्या फालतू बातें कर रहे हो। वो लोग उस उद्देश्य से बैठे थे, वो उद्देश्य हो गया पूर्ति, और हमने इसे संविधान के जिस भाग के अंदर डाला है उसकी हेडिंग ही कहती है कि टेम्पररी ट्रांजिशन, यानी अस्थायी रूप से स्पेशल दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद। तो खैर इस पे ऑर्डर भी है 299 का हनी सिंह के अगेंस्ट में, और भी अलग ऑर्डर है, लेकिन याद रखिएगा कि कभी भी कश्मीर के लोग ये नहीं चाहते थे कि भारत का हिस्सा ना बने, ये सिर्फ पाकिस्तान की साजिश थी, और ये यूएन में भी मुद्दा उठ सका, सबसे ज्यादा बार उठा 6 बार। इसमें पूरा आपको बताया था मैंने आर्टिकल 370 पे, थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो आपको तो बढ़िया बात, नहीं आ रहा तो कोई बात ही नहीं। चलो मेरा प्रश्न करंट से है। हाँ बताइए। जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, डेट बता रहा हूँ। अभी तक चुनाव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सबसे पहले परिसीमन आयोग गठन होगा, परिसीमन आयोग का गठन भी नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि जब इन्होंने उसका विशेष दर्जा समाप्त करा तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके साथ ही इन्हें बाउंड कर दिया कि आप 30 सितंबर 2024 तक वहां चुनाव कराएंगे। इनसे ये सवाल भी पूछा गया कि एक तो इतने लंबे टाइम पीरियड से यहाँ कोई चुनाव नहीं कराया, लोगों को बिल्कुल लोकतंत्र को खतरा है, और चुनाव के अंदर इलेक्शन बेसिक स्ट्रक्चर है और डेमोक्रेसी भी बेसिक स्ट्रक्चर है, तो इन्होंने निश्चित ही उसकी अवहेलना करी। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कराना चाहिए। इन्होंने ना कराने का तर्क क्या दिया कि वहां पर शांति माहौल नहीं बन पा रहा, 370 सेंसिटिव मुद्दा है, हम कराएं तो कराएं कहां से, उससे पहले परिसीमन बना करके हम विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट्स निकालेंगे, जो भी 24-25 से बता रहे हैं। परिसीमन आयोग का गठन होना बाकी है, हमने काम कर दिया, और साथ ही उस समय पर एक समिति की रिपोर्ट भी आनी थी, तो इन्होंने समिति की रिपोर्ट का भी बहाना दे दिया। लेकिन हाल फिलहाल में 30 सितंबर को ये कराएंगे। नहीं, इनके साथ में इन्होंने स्पेशली जब इसे यूटी के अंदर परिवर्तित किया था तो आप कुछ लोकल भी नहीं कराए इन्होंने। भाई पूरी तरीके से डेमोक्रेसी को इन्होंने, आपकी बात ठीक है कि भाई लोकल कराने चाहिए, अब लोकल ना कराने के पीछे कोई स्पष्टीकरण तो नहीं है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का तो वायलेशन इन्होंने काफी, भाई इसके पीछे तो देखो सीधी बात है, अगर मैं होता पीएम मोदी तो मैं अगर ये जवाब पब्लिक को देना होता तो मैं बच के निकल लेता परिसीमन। लेकिन एक पॉलिटिकल टीचर होने के नाते कंट्रोल बना के चलना, किसी भी तरीके से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पलटने का मौका नहीं देना, ठीक है। अगर किसी भी तरीके से लोकल स्तर की भी कोई सरकार ले आते हैं तो वो सरकार विद्रोह पैदा करके कल को चुनाव की चीजों को मैनिपुलेट कर सकती है, और ऐसा नहीं है कि नीचे स्तर के चुनाव से बड़ी विधानसभा के चुनाव प्रभावित नहीं होते। यही एक स्पष्ट कारण है, यही सुनना चाह रहे थे। चलो अब आ जाओ, ध्यान दो बेटा यहाँ पे, ठीक है। याद रखिएगा इस समय वर्तमान में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, और लद्दाख के 2 हिस्सों में बांट दिया ना, और लद्दाख ने फिर से बवाल खड़ा कर दिया। लद्दाख के अंदर आपको पता होगा सोनम वांगचुक जो 21 दिन के धरने पर बैठे थे, वो क्यों बैठे थे कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची में जोड़ दो। प्रश्न ये आता है कि 6ठी में ऑलरेडी 4 तो है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, तो इसको जोड़ने की बात क्यों हो रही। एसटी को विशेष दर्जा, विशेष फायदा, विशेष रिजर्वेशन मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक। और एनवायरमेंट, हाँ उद्देश्य तक क्या था, हाँ एनवायरमेंट को लेके तो था, नमक और पानी पी के जीवित रहे वो 21 दिन। ये भी मैंने देखा था कि सिर्फ नमक का यूज करा और वाटर का यूज करा था, इसके अलावा उन्होंने एक भी डाइट नहीं दी। ऐसे कीर्तिमान बरसते रहते हैं, लेकिन मुख्य कारण शेड्यूल 6 के अंदर था। पर फायदा क्या पहुंचेगा लद्दाख को, प्रश्न ये है कि क्यों हम अनुसूची 6 के अंदर जोड़े। हाँ भाई आपने जानने का प्रयास करा कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को ऐसे क्या बेनिफिट मिले हुए हैं, तो बेटा इनर लाइन परमिट भी बताया था मैंने। हस्तक्षेप भी नहीं होगा गवर्नमेंट के लिए, फिर नीति बनाना उतना आसान नहीं रह जाएगा। शेड्यूल ट्राइब के डेवलपमेंट में बहुत बाधा है, ये समझिए आप। जब से गवर्नमेंट ने लद्दाख और इसका डिवीजन करा है, उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर की डेट फिक्स नहीं करी होती तो आगे वाले 10 साल तक भी चुनाव नहीं होता। हाँ भाई बिल्कुल नहीं डाला। आप जो बात कर रहे हैं पैसा के लिए उसमें संशोधन कर दिया, लेकिन वो तो पैसा एक्ट तो है बनाया ही गया था भाई, स्पेशली सिर्फ उन राज्यों के अंदर पंचायती राज के लिए आप पूछ रहे हैं कि गठन करने के लिए जहाँ पे द्विस्तरीय प्रणाली है, कहीं पे एक भी प्रणाली नहीं, उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब का एक्ट चल रहा है। हो सकता है जैसे आप पंचायती राज के लिए ईस्टर्न स्टेट्स की बात कर रहे हैं, मैंने उसका जो नाम पढ़ा है वो शेड्यूल्ड ट्राइब लोकल इलेक्शन या लोकल म्युनिसिपैलिटी एक्ट में संशोधित कर दिया। पैसा तो इम्प्लीमेंट था, लेकिन मुझे जहाँ तक ज्ञान है कि उन्होंने SC/ST के अंतर्गत चुनाव कराने के लिए चेंजेस कर दिए। ठीक है।
में चलते पे जो दूसरा दूर बता वो इन्हीं के लिए स्पेशली बनाया गया इन्हीं था। के लिए बनाया गया था। इनर लाइन परमिट पे लागू नहीं था, इन्हीं पे लागू था, सिर्फ शेड्यूल 6 में। तीन में नहीं तीन। लेकिन संशोधन हुआ है, जरूर देखिएगा। चलो भाई बच्चों आ जाओ, क्या हुआ तुम लोग के सोने वाले? लो भाई गरबा देखो थोड़ा सा। हाँ होंगे नहीं, क्यों नहीं होते हैं इस टाइम पे? तो भाई ये तो रिसर्च की बात है, तय कर लीजिए कहाँ हो रहा है। मुझे तो इतना पता है कि इस समय लोकसभा के साथ में 4 और राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख में क्यों हो रहा है? अच्छा, मुझे इसका उत्तर नहीं पता, अल्प ज्ञान के साथ मैं प्रस्तुत हूँ। चलो भाई देखो, दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने भारत के किस लोक नृत्य को अपने अमूल संस्कृति विरासत सूची में शामिल किया? बताओ। गरबा कौन से नंबर पे? अब तक कितने अमूर्त विरासत की लिस्ट में सूची कितनी लंबी है, जरा ये भी तो बताओ। और क्या उत्तर प्रदेश से कोई चीज इसमें जोड़ी गई है? क्या महाकुंभ को जोड़ा गया है? सबसे पहला कौन सा था? तो भैया अभी का याद रखो गरबा, बाकी मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। याद रखना ये निर्णय लिया गया अंतर्राष्ट्रीय कल्चर हेरिटेज की 18वीं बैठक, जो कि कहाँ हुई थी? कसाने में। अब ये कसाने का जो बोत्सवाना है, ये बोत्सवाना कौन से कॉन्टिनेंट पे पड़ता है बताओ? जो अफ्रीका कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया, ये पकड़ो, ये रहा बोत्सवाना। बोत्सवाना के आसपास में कौन से देश हैं, इस पे ध्यान दे लेना। जाम्बिया, नमीबिया, मडागास्कर भी यहीं पर है, और मडागास्कर चर्चा में है आजकल। क्यों चर्चा में? बताता हूँ। ये लो, ये रहा, देख लो ये। जी हाँ, सबसे पहले 2008 में जोड़ा गया था कुटियट्टम संस्कृत नाट्य कला। याद रखना, कुंभ मेला जोड़ा गया है 2000, और गुजरात का गरबा ये ध्यान रखना भैया, 2-3 कम से कम। नवरोज भी है 2016। नवरोज किसका फेस्टिवल है? पारसी का। पारसी किस देवता की पूजा करते हैं मैंने बताया था? वेरी गुड, ये याद रखिएगा, ठीक है। और साथ ही ये भी रामलीला, इसको भी जोड़ा गया था 2008। चलो भाई, अब एक चीज और है, हालांकि बहुत गलत है लेकिन सत्यता है, तो तुम्हें जानने का अधिकार तो है ही। कितने लोग मानते हैं जो गरबा फेस्टिवल है ये सांस्कृतिक रूप से जरूरी है, लेकिन किसी ने गरबा के बारे में रिपोर्ट पढ़ी है? बेटा गुजरात के अंदर जो गरबा खेला जाता है उसको अखबार क्या कहते हैं, जरा एक बार पढ़ लो, ठीक है? रुक जाओ, लो पढ़ो, फिर चौंकना, बाद में चौंकना। देख रहा है कि नहीं? अभी भी नहीं शो हुआ, अब पढ़ो। ठीक है, ये गरबा दोबारा आएगा, लेकिन इसमें समस्या की बात यह है कि इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव, अबॉर्शन और फीमेल के इस तरीके के केसेस छेड़छाड़ी के बढ़ जाते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है, मैं उनके कल्चर पे उंगली नहीं उठा रहा, रात का फेस्टिवल होता है। इतना ही नहीं, इसमें मम्मी पापा अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए ये देखो निजी जासूस तक लगा के रखते हैं। पहले जरा ये खबर पढ़ो, पढ़िए जरा, ये वाला पूरा आर्टिकल पढ़िए। और मैं ये अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ की मुख्यमंत्री ने खुद ये बात कबूली है तथ्यात्मक रूप से। इसको पढ़िए, बहुत ही खुलासे वाली बात है। अभी जाओ गरबा खेलने तो जरा ध्यान से। नवरात्रि के साथ शुरू हो रहे गरबे के दौरान सनी लियोनी के कॉन्डोम के विज्ञापन ने नई बहस को जन्म दे दिया। सब पढ़े लिखे और 18 से ऊपर के बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? इस मामले में कट्टरपंथी संगठन कुछ भी कहे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट बताती है कि गरबे का भक्ति से बहुत कम संबंध रह गया। सबसे बड़ी चीज, आजकल धार्मिक अनुष्ठान जो है वो सब बर्बाद कर दिए बेटा। गुजरात में गरबे के बाद अबॉर्शन की संख्या बढ़ जाती है। इस दौरान गर्भ निरोधक गोलियां और कॉन्डोम की बिक्री में आम दिनों की तुलना 50% बढ़ोतरी हो जाती है। गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, जो कि इस समय वर्तमान में कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश की। बेटा जब गुजरात में मंत्री थी तो उन्होंने खुद इस तथ्य को स्वीकार किया था कि इसके बाद गरबा पंडालों के बाहर कॉन्डोम वेंडिंग मशीन्स लगाई जाती हैं। बड़े बड़े कॉन्डोम मैन्युफैक्चरर्स बोर्ड लेके खड़े होते हैं कि आज स्पेशल डिस्काउंट है। ये देखिए, कई पेरेंट्स ने अपने बच्चों पर नजर रखने के लिए प्राइवेट जासूसों को भी हायर करा है। छोटा मोटा न्यूज़पेपर नहीं, दैनिक भास्कर है, कोई लोकल न्यूज़पेपर नहीं। दैनिक भास्कर वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर हिंदी माध्यम का है। सिविल सर्विसेज के दौर में सोचिए ये हो रहा है कल्चर के साथ। ये चौंकाने वाली बात है बेटा, ये समझिए। सूरत में ये मामला यहाँ तक कि जो ब्रांड्स होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के, वो आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को टारगेट करते हैं और विज्ञापन चलने लगता है। गवर्नमेंट ने इसके विज्ञापन पर बैन लगाया था, ये भी पढ़ो। कंपनियां देती हैं कई ऑफर, ठीक है? कंपनियां अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए इस तरीके के प्रमोशन करती हैं, साथ ही कई ऑफर देती हैं। यही वजह है कि सूरत में ब्रांड विशाल होर्डिंग लगाए गए थे। इसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद 15 पुलिसकर्मी को एड के होर्डिंग की हिफाजत के लिए, मतलब होर्डिंग की हिफाजत के लिए, कहीं नुकसान न पहुंच जाए, 2 घंटे खड़े कर दिया था। मतलब पुलिस भी प्रोटेक्शन दे रही है।
सपोर्ट ही कर रही है ना। हाँ बिल्कुल बात सही है, लेकिन मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि इस तरीके की खबरें कल्चर पर कैसा प्रतिघात है। काय बात का गरबा रह गया जी भैया, तो तुम्हें पता नहीं क्यों मना रहा है ऐसा फेस्टिवल। मैं तो साफ विरोध में हूँ इसके। व्यवहारिक दृष्टिकोण से कैसे हमारे इंडियन लोग सेक्स एजुकेशन को कहीं ना कहीं बहुत जरूरी कंपल्सरी है। ठीक है, देखिए मैं कृष्णपाल की एक बात से सहमत हूँ, सेक्स एजुकेशन जरूरी है लेकिन करके सीखना जरूरी नहीं। लेकिन सर ये मतलब किसी दृष्टिकोण इस बात का तो मैं इसीलिए आपको ये बता रहा हूँ आर्टिकल, क्योंकि अभी गरबा पर ऐसी न्यूज फिर आएगी, मैं फिर ऐसी न्यूज लेके आऊंगा। लेकिन जब मैंने ये न्यूज पढ़ी थी 2018-19 में, तभी मेरा मानसिक संतुलन हिल गया था। मैंने कहा काय बात का गरबा है यार, कोई और दिन चूज कर लेते, कोई और दिन चले जाते। तुमको जो भी अपना करना है स्वतंत्र हो, 365 दिन करो। काय तुम हिंदू मुस्लिम के फेस्टिवल की धज्जियां उड़ाने पर लगे हुए। दूसरा इसमें पार्टी है ना, जब आनंदी में पूरे बात सीएम थी तो जहां कुछ भी कर सकते हैं, उसको बंद भी कर सकते हैं, क्यों नहीं बंद करूंगा। यही तो बात है। सरकार को उसमें सपोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय गाइडलाइन 18 साल से ऊपर सहमति, क्या कर लो। तो बेटा ये बात बिल्कुल ठीक है जो कृष्णपाल कह रहे हैं, लेकिन मैंने आपको वास्तविकता दिखा दी है। दैनिक भास्कर पे मुकदमा कर सकते हो, ऐसी न्यूज उनकी है, मैंने सिर्फ डिलीवर करी। ठीक है, पोस्टमैन का काम। चलो अब ये बताओ। हाँ भाई बताइए इसका उत्तर। पहली बात तो ये समझिएगा, ये एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है। 1.5 करोड़ रुपया दिया जाता है ब्लॉक को, 1.5 करोड़ रुपया दिया जाता है। 1 करोड़ रुपया द्वितीय को दिया जाता है। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश का दूसरा है, लेकिन पहला कौन सा है बेटा? पहला है त्रियानी कुमुरम गीत ब्लॉक। बेटा इसके अंदर करीब इन्होंने 500 या कुछ 39 करके ब्लॉक लिए थे। उन ब्लॉकों के अंदर कई सारी गतिविधियां देखी गई थी कि ब्लॉक की कार्यप्रणाली कैसी है, कितने गांव है एग्जैक्टली। तो इसके बाद समझिएगा, ठीक है, इस ब्लॉक प्रोग्राम के अंदर ये है शायद तेलंगाना का है, तमिलनाडु में, ठीक है, तेलंगाना। तो बेटा याद रखिएगा, इसको कौन कंडक्ट कराता है? सरकार कराती है। कौन सी सरकार भैया? तो नीति आयोग सरकारी बॉडी कराती है। यह नीति आयोग द्वारा जारी देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी ब्लॉकों और जिलों की उपलब्धियों पर आधारित पहला डिजिटल डेटा रैंकिंग है। डिजिटल भी लिख लेना। इसमें कितने शामिल ब्लॉक होते हैं? 7 राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों के 329 जिले और 500 आकांक्षी ब्लॉकों को शामिल किया गया था। याद रखिएगा, इसमें तेलंगाना का ये जो जगह है, इस जिले का नाम क्या है? आसिफाबाद। सेकंड कौन आया है? उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी। और पिछले साल भी ये कराया गया था। तो पिछले साल बेटा कौन आया था ये भी याद रख सकते हैं। पिछले साल ये आया था रायगढ़ उड़ीसा का और जमुई बिहार का। जबकि इस बार बिहार का बेगूसराय जो है, इससे लेना देना नहीं है, लेकिन सबसे प्रदूषित के रूप में जाना जा रहा है करंट अफेयर के रूप में बेगूसराय, वो भी विश्व में। तो बेटा इसमें मिलेगा क्या एक्स्ट्रा? तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें मिलेगा प्रथम को 1.5 करोड़ रुपया और जो द्वितीय आया उसको क्या मिलेगा?